हेलो एंड वेलकम। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग 2018 के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू 1 से 10 तक देखेंगे और उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। पहला हमारा जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इज मोस्ट सिमिलर इन द साइज ऑफ द अर्थ। हमारा जो अर्थ है उसके हिसाब से कौन कौन से और प्लैनेट हैं जो कि अर्थ की तरह ही दिखते हैं। तो उसका पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Venus is closest to the Earth in terms of size. Sometimes it is referred as the twin of the Earth. So मतलब जो अर्थ के ट्विन के लिए कहा जाता है वो वीनस कहा जाता है और अर्थ और इसको हम अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं। यूरेनस नेपच्यून और आइस जायंट। आप ये समझिए कि ये जो नेपच्यून और यूरेनस है इसको हम आइस जायंट बोलते हैं। इट इज मच लार्जर इन साइज होता है और मरकरी जैसा कि आपको पता है सोलर सिस्टम में सबसे छोटा है। अर्थ इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फॉलोड क्लोजली बाई वीनस फॉलोड बाय मार्स एंड देन मरकरी। आप भी समझ लीजिए अगर सीक्वेंशियली देखा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स किसके कितने सेम हो सकते हैं तो अर्थ का वीनस से बहुत ज़्यादा मिलता है और उसी के सीरीज में आपका मार्स एंड देन मरकरी है। तो हमारा आंसर वीनस हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक सेटिंग आर द हाईएस्ट माउंटेन चेंज एंड थिकेस्ट क्रस्ट फाउंड। आपको देखिए थिकेस्ट क्रस्ट चाहिए। आप ये समझिए कि ये जो माउंटेन है आपको पता है जितना ऊपर होता है उतना ही समुद्र के नीचे होता है। तो अगर हमको थिकेस्ट क्रस्ट चाहिए तो कहाँ पे वो होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये आपका कॉन्टिनेंट में होना चाहिए। तो हमारे ये कॉन्टिनेंट हो गया। अब यहाँ पे हमको आर्क में देखना है कि कोलिजन में देखना है ये हमें देखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देख लिए। थिकेस्ट क्रस्ट मतलब हमारा क्या है यहाँ पे थिकेस्ट क्रस्ट का यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब आपका दो कॉन्टिनेंट आपको कोलाइड करते हैं तो माउंटेन बनता है। अब इस माउंटेन के मास को कंपनसेट करने के लिए आपको उतना ही मास नीचे होना चाहिए। आपने आइसोस्टेसी का जो रूल पढ़ा है उसके हिसाब से। तो जब ये इतना हो जाएगा तो ऊपर भी ज़्यादा हो गया नीचे भी ज़्यादा हो गया तो आपका जो क्रस्ट की थिकनेस होगी वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? कॉन्टिनेंटल कोलिजन में। अब हम आइलैंड अर्क और कॉन्टिनेंटल अर्क जो एक ही तरह का टाइप ऑफ वॉल्केनिक करके उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो आइलैंड अर्क हो चाहे कॉन्टिनेंटल अर्क हो यहाँ पे क्रिस्टल थिकनेस कम होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल कोलिजन का। और ट्रांसकरेंट में आपको पता ही वहाँ पे ना कुछ क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए कॉन्टिनेंटल कोलिजन जो कि सी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑक्साइड इन द अर्थ क्रस्ट इज। क्या होना चाहिए? एक्सप्लेनेशन देखिए। आपको पता है कि हमारे जो मिनरल होते हैं मिनरल के हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम Fe ये होता है, ये सीरीज होता है। हमने याद करना है। हमारे पिछले वीडियो में हमने इसको याद करने का तरीका भी बताया था। यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया है और इसी से हमारा आपका क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। तो सिलिकॉन के बाद सबसे ज़्यादा अबंडेंट हमारा Al2O3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा Al2O3 ही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ए है और उसका याद करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वो पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पे पूछा गया डेंटिशन, दांतों के बारे में बताया गया, टीथ के बारे में बताया गया कितने तरह के होते हैं। ट्राइगोनिया की बात करें, ट्राइगोनिया हमारा बाइवॉल्विया होते हैं जो कि ऑर्डर ट्रिगोनिडा में पाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के डेंटिशन है, मतलब जो दांतों की बनावट होती है, शेप होता है, उसकी बात कर रहे हैं। सीजोडोंट है, टेक्सोडोंट है, पैकीडोंट है और आइसोडोंट है। यहाँ पे आप सबके अलग अलग मतलब है देख लेते हैं। सीजोडोंट डेंटिस्ट वेयर टीथ आर वेरी लार्ज, ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे टीथ बहुत लार्ज होते हैं और ये कैसे होते हैं? हैविंग नंबर ऑफ पैरेलल ग्रूव्स होते हैं, रिजेस होते हैं एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द टूथ। जो टूथ के एक्सिस होते हैं उसके राइट एंगल में होते हैं। फाउंड इन ये कहाँ पाए जाते हैं? बाइवॉल्विया ऑर्डर ट्राइगोनिडिया में, लाइक ट्राइगोनिया। तो हमारा जो आंसर होगा ये तो ट्राइगोनिया का सीजोडोंट हो गया। अब टेक्सोडोंट, पैकीडोंट और आइसोडोंट भी क्या होता है वो भी समझ लिए। टेक्सोडोंट इज अप्लाइड टू अ प्रिमिटिव, ये बहुत ही बेसिक होता है, टाइप ऑफ हिंज डेंटेशन प्रेजेंट इन सर्टेन बाइवॉल्वियाज इन विच टीथ एंड सॉकेट और स्मॉल। इसमें टीथ और सॉकेट बहुत स्मॉल होते हैं। न्यूमरस एंड अरेंज इन अ रो ऑन ईच साइड ऑफ द सेल। ये ईच साइड ऑफ द सेल में आराम से ये देखिए एकदम सिंपल तरीके से होता है। फिर आपका पैकीडोंट की बात करते हैं तो इसमें अप्लाइड टू अ टाइप ऑफ हिंज डेंटेशन फाउंड इन अ सर्टेन सीमेंटेड, यहाँ सीमेंटेड बाइवॉल्विया में होता है। इन विच द टीथ आर हैवी वेरी लार्ज एंड जनरली फ्यू इन नंबर। जब फ्यू इन नंबर्स होता है तो ये पैकीडोंट में आता है। फिर आइसोडोंट, जैसे आपको नाम पता है, आइसो मतलब सेम, डोंट हो गया हैविंग टीथ ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ की बात होती है। बट यहाँ पे जो आपका सीजोडोंट है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे कोई भी पैलेंटोलॉजी बुक ले लीजिए तो उसमें साफ साफ दिखा हुआ है सीजोडोंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिगोनिया बाइवॉल्विया का।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज आइसोलेटेड SiO4 4- टेट्राहेड्रलिन। आइसोलेटेड की बात कर रहा है। आपको पता है कि आइसोलेटेड क्या होता है, नेसोसिलिकेट में ही आइसोलेटेड होता है। नेसोसिलिकेट आप देख लीजिए, इसको आइलैंड सिलिकेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इफ द कॉर्नर ऑक्सीजन और नॉट शेयर, जो कॉर्नर ऑक्सीजन होता है वो शेयर नहीं होता है विद अदर SiO4, तो इसको आइसोलेटेड कहा जाता है और ये नेसोसिलिकेट में होता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा इसमें नेसोसिलिकेट वाला कौन सा मिनरल है, तो वही आपका आंसर होगा। Okay, thus this group is often referred to as the island silicate group. The basic structure unit is then SiO4 4-। सोरोसिलिकेट डबल आयनिक सिलिकेट होता है, आपको पता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ओलिविन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ओलिविन होता है वो आपको आइसोलेटेड होता है और नेसोसिलिकेट स्ट्रक्चर्स में आपका होता है। तो आंसर हमारा ओलिविन डी होगा। इसके बाद कुछ थ्योरीज दी है मैंने यहाँ पे कि साइलोसिलिकेट क्या होता है, आइनोसिलिकेट क्या होता है, आइनोसिलिकेट डबल चेन से सिंगल चेन क्या होते हैं, फाइलोसिलिकेट क्या होता है। ये सब आप अगर दाना की बुक में पढ़ते हैं या रटले की बुक लेते हैं तो उसमें बहुत आराम से डिटेल दिया, उतना तो आपको याद करना पड़ेगा। आपको अगर MCQ सॉल्व करना है उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, न्यूमेरिकल नहीं है कि फॉर्मूला याद करके हो जाएगा। MCQ के लिए थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन एक्सटेंशनल सेटिंग। यहाँ पे एक्सटेंशनल सेटिंग की बात करें। एक्सटेंशनल सेटिंग क्या होती है समझ लीजिए, जब आप क्या करते हैं यहाँ पे समझिए कि ये आप एक्सटेंशन निकालते खींचते हैं। जहाँ पर टेंशनल स्ट्रेस और एक्सटेंशन स्ट्रेस, जब आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो आप एक्सटेंशन लगाते हैं, जब आप किसी चीज़ को दबाते हैं इस तरीके से तो आप कंप्रेशन करते हैं, और आपको शेयर पता ही है जब आप स्लाइड कराते हैं। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मतलब है। नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है आपको पता है। नॉर्मल फॉल्ट में हॉस्ट एंड ग्रेबन आपका स्ट्रक्चर होता है एंड रिफ्ट। यहाँ पे समझ लीजिए नॉर्मल फॉल्ट, हॉस्ट एंड रिफ्ट ऑल आर एसोसिएटेड विद एक्सटेंशनल सेटिंग। अगर आप डेविस की बुक पढ़ते हैं या MP बिलिंग पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ आपको दिया हुआ रहेगा। MP बिलिंग्स की बुक्स में एकदम साफ साफ दिए कि नॉर्मल फॉल्ट हो, चाहे हॉस्ट हो चाहे रिफ्ट, ऑल आर एसोसिएटेड विद एक्सटेंशनल सेटिंग। इसमें होता क्या है, नॉर्मल फॉल्ट समटाइम डिस्क्राइब एज एक्सटेंशनल फॉल्ट। ये भी याद रखिए, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एक्सटेंशनल फॉल्ट क्या होता है। हॉस्ट, अब हॉस्ट एंड ग्रेबन आप पढ़ ही चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है हॉस्ट एंड ग्रेबन। हॉस्ट इज अ रिलेटिव अपलिफ्टेड, जो अपलिफ्ट पार्ट हो जाता है उसको हॉस्ट और रेंज भी बोलते हैं। ब्लॉक बॉन्डेड बाय टू कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट समझ लिए एक दूसरे। नॉर्मल फॉल्ट दैट डिप्स अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे डिप अवे फ्रॉम ईच अदर, अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑन बोथ द साइड। जस्ट अ डिफिनेशन है, आप किसी भी बुक से ले सकते हैं। और थ्रस्ट फॉल्ट आर एसोसिएटेड विद कंप्रेशनल फॉल्ट। थ्रस्ट फॉल्ट अगर हम दबा रहे हैं तो ये कंप्रेस करता है, तो थ्रस्ट फॉल्ट इज रिलेटेड टू कंप्रेशनल फॉल्ट सेटिंग। हमारा आंसर तो यहाँ पे आपका हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन एक्सटेंशनल सेटिंग। नॉट फाउंड की बात थी तो हमारा थ्रस्ट फॉल्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा टेक्सचर से रिलेटेड है। अब आप इसको देखेंगे, इसको बहुत ही डायरेक्टली आंसर है इसका कि द टेक्सचरल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एक्सॉल्व लैमेली ऑफ एल्बाइट इन के फेल्डस्पार इज नोन एज। सबको पता है ये परथाइट होता है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं कि यह आपका परथाइट आएगा यहाँ पे। और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि मिर्मिकाइड क्या होता है, ग्राफिक टेक्सचर क्या होता है, ये सब बहुत ही आसान से हैं। आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, आप रटले अगर की बुक पढ़ते हैं तो रटले में टेक्सचर के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ, वो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये आप बगैर याद के नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका अल्बाइट और अल्बाइट के फेल्डस्पार है, फिर उसको अगर चेंज हो जाता है तो उसको एंटी परथाइट भी बोलते हैं। अगर हमारा फेल्डस्पार की पोजीशन हम जब चेंज कर देते हैं, वो थ्योरी बेस में लिखा हुआ है, आप आराम से जाके वो रटले की बुक पढ़ लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं छोड़ेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिजिलिटी की बात कर रहे हैं। ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, टेंडेंसी होता है टू ब्रेक और टू पार्टिंग। तो पार्टिंग का क्या मतलब है समझ लिए। फिजिलिटी इज द एबिलिटी और टेंडेंसिटी ऑफ द रॉक टू स्प्लिट अलोंग अ फ्लैट प्लेन्स ऑफ वीकनेस। जिस तरह आपको पता है माइका होता है, माइका जब ब्रेक करता है तो वो क्लीवेज हो जाता है। जब हम रॉक की बात करते हैं तो रॉक पे भी ये टेंडेंसी होती है कि वो एक लेयर बाय लेयर निकलने की कोशिश करता है। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा शेल में होता है फिजिलिटी, तो ये इसका आंसर तो सी ही होगा। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। दिस प्लेन्स ऑफ वीकनेस आर ओरिएंटेड पैरेलल टू द स्ट्रेटिफिकेशन इन सेडिमेंट्री रॉक। अब देखिए फिजिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक प्रोसेस। जो फिजिलिटी या तो सेडिमेंटेशन से हो सकता है या मेटामॉर्फिक प्रोसेस से हो सकता है। अब देखिए
करेक्टरिस्टिक क्या है, शेल हैव फिजिलिटी दैट इज कॉज्ड बाय द प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द क्ले मिनरल विद देयर 001 प्लेन ओरिएंटेड पैरेलल टू द बेडिंग। जब पैरेलल टू द प्लेन 001 प्लेन क्या होता है, ये थोड़ा डिटेल में है, बट आपसे याद करिए ये शेल का करेक्टरिस्टिक है फिजिलिटी। फिजिलिटी इज यूज्ड बाय सम जियोलॉजिस्ट एज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक विच सेपरेट मडस्टोन नो फिजिलिटी फ्रॉम शेल फिजिलिटी। यहाँ पे मैंने थोड़ा थ्री दे दिया क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू इससे भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने जितने पॉइंट्स हो सकते थे, जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी दे दिए। तो इसका आंसर क्या होगा, शेल होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा पेट्रोलियम इज नॉट कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम। यहाँ पे थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारी बेसिन है ये करेक्टराइज होती है, ये कैटेगरी 1, 2 और 3 basins are divided into 3 category based on maturity of hydrocarbon resources at under। कैटेगरी 1 का मतलब क्या है, बेसिन विच हैव रिजर्व एंड ऑलरेडी प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूसिंग, हम जो यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 2 क्या है, बेसिन विच हैव कंटीजेंट रिसोर्सेज पेंडिंग कमर्शियल प्रोडक्शन, ये भी पेंडिंग है, कमर्शियल प्रोडक्शन में करना है। यहाँ पे कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं कर रही है। पेट्रोलियम इज नॉट कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम, 21 बेसिन से हम कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्या होती है, बेसिन विच हैव प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज अवेटिंग डिस्कवरी, है तो बट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो आप ये समझिए कृष्णा गोदावरी बेसिन आपकी जो है पलार बेसिन है एंड कांबे बेसिन, ये सब क्या है, जिसे आपको देखिए कृष्णा गोदावरी बेसिन, अब आपका कावेरी पलार बेसिन एंड कांबे बेसिन, ये आपकी जो कांबे बेसिन ए बी और सी ये कैटेगरी 1 में आती है। इसका मतलब क्या है, कैटेगरी ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग है। तो नॉट कमर्शियली प्रोड्यूस कौन सा बचा, विंध्यन बेसिन बचा, तो यही आपका आंसर होगा, नो कमर्शियली प्रोड्यूसिंग, इट इज कैटेगरी 3 में आता है। अब मुंबई ऑफशोर, ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया आपको, मुंबई ऑफशोर, राजस्थान आसाम शेल्फ एंड आसाम अराकान फोल्ड बोल्ट, दिस इज नॉट बोल्ट दिस इज बेल्ट, फोल्ड बेल्ट, ये आपका कैटेगरी 1 में आता है। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए कि ये और ये तीनों का आपका कैटेगरी 1 में है। उसके साथ साथ मुंबई हाई, राजस्थान आसाम शेल्फ एंड आसाम अराकान फोल्ड बेल्ट ऑल आर कम इन कैटेगरी 1। कभी हो सकता है कि इसके ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाए बताने के लिए, बट हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, विंध्यन बेसिन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया कि पेट्रोलियम इज नॉट कमर्शियली प्रोड्यूस, कमर्शियल प्रोड्यूस वहाँ पे नहीं हो रहा है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का एमसीक्यू के लास्ट है। ये क्या है, देखिए अमंग द फॉलोइंग द मिनरल शोइंग एसिकुलर हैबिट इज। तो आप इस देख रहे हैं कि एमसीक्यू जो 2018 में आया, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपका रटले से आया। तो रटले अगर आप याद कर लेते हैं, टेक्सचर हो गया, शेप हो गया, तो उससे आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या एसिकुलर हैबिट की बात कर रहे हैं, तो एसिकुलर हैबिट क्या होता है, एसिकुलर रिफर टू अ क्रिस्टल हैबिट कंपोज अ सिलेंडर नीडल लाइक फीचर, जहाँ पे आपको सुई की तरह निकला होता है जो आपका, उसको कह रहे हैं क्रिस्टल विद दिस हैबिट टेंड्स टू बी फ्रेगाइल कंप्लीट अनडैमेज एसिकुलर स्पेसिमेन आर अनकॉमन। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर भी देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ आपका सिलिमिनाइट आंसर होगा। ये आप आराम से रटले की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो इसको आप आंख बंद करके सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। ये आपको मैंने थोड़ा सा दिया भी है, ये रटले से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है। आप रटले की बुक रट लीजिए, जिससे जैसे इसका नाम है रटले, तो आप भी उसको रट ही लीजिए। तो आप रट लेंगे तो आपका एमसीक्यू नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो को आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसको अगर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों से शेयर किए। तभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोगों ने 2018 के एमसीक्यू 1 to 10 कर चुके थे। आज हम 11 to 20 को करेंगे, और उसके बाद 21 to 30 को कंप्लीट करके हमारा एमसीक्यू पार्ट कंप्लीट करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी जितनी जल्दी हो सके एमएसक्यू को भी कर दिया जाए 2015 से लेके 2020 तक। और उसके बाद स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहेगी कि हम फिर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का हो गया, प्लेंटोलॉजी का हो गया, और आपका स्ट्रेटिग्राफी का हो गया। तो सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में बना दिया जाएगा ताकि आपको आसानी रहे उसको देखने में। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये पहला क्वेश्चन है, आइसोस्टेटिक से रिलेटेड है। मैंने इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखा है, पर उतना एक्सप्लेनेशन मैं अभी बताऊंगा नहीं। आप चाहे तो पीपीटी को रोक के पढ़ सकते हैं, और चाहे तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन नोट्स भी भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, आइसोस्टेटिक इन्वॉल्व कॉन्टिनेंटल माउंटेन बेल्ट। आइसोस्टेटिक क्या है ये समझ लीजिए।
आइसोस्टेसी इज अ ग्रीक वर्ड मींस इक्वल, स्टेटिस मींस स्टैंड अलोन। जब हम स्टैंड स्टिल होता है, इक्वली स्टैंड स्टिल होता है, उसको हम आइसोस्टेसी कहते हैं। आपको पता है ये क्यों क्यों होता है? जैसे माउंटेन है, माउंटेन आपका ऊपर जाता है तो उसको हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट को कंपनसेट करना रहता है, तो वहीं पे आइसोस्टेसी का पार्ट आपका रोल करता है। अब द जनरल टर्म आइसोस्टेसी वाज कॉइन्ड बाय अमेरिकन जियोलॉजिस्ट क्लेरेंस डॉल्टन। ये बेसिकली है क्या? ये सरफेस ऑफ हाइड्रोस्टेटिक कंपनसेशन है। ये हाइड्रोस्टेटिक कंपनसेशन से रिलेटेड है आपका आइसोस्टेसिस। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। हम और डिटेल में नहीं जाते, 3 पार्ट में होता है आपका, एरी होता है, आपका पैट होता है और एक और आपका विंगिंग मेंशंस होता है। इसको आप पढ़ना चाहे तो आप प्रबीर सिंह की बुक से ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं। बट हमारा ऑप्शन क्या होगा? आइसोस्टेसिस इन्वॉल्व कंपनसेशन इन कॉन्टिनेंटल माउंटेन बेल्ट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट दैट इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं करे। आपको पता है कार्डन स्ट्रक्चर जो होता है आपका स्ट्रेटोवोल्केनिक से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे पिलो बसाल्ट जो दिया गया, पिलो बसाल्ट इज बेसिकली, वो बाद में बात करेंगे हम। रोपी लावा सबको मालूम है, ये आपका लावा फ्लो से रिलेटेड होता है। और एमिग्डोलाइडल बसाल्ट जो होता है आपका, एमिग्डोलाइडल बसाल्ट आपका वेसिकुलर वेंस होती हैं। और हम यहाँ बात करते हैं पिलो बसाल्ट की। पिलो बसाल्ट क्या होता है कि जब वॉल्केनिक एरप्शन वो समुद्र में होता है, ओशियन में होता है, जिस या कहें कि एरिया, वो क्या कहते हैं, एक्वस होता है, पानी में होता है, तब हम उसको पिलो लावा कहते हैं। जबकि यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया सब एरियल दिया गया, तो एरियल ना होके एक्वस होता है, तो हमारा यही ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। पिलो बसाल्ट इट इज नॉट रिलेटेड टू सब एरियल इरप्शन। बट आप यहाँ पे समझिए कि क्या कहा गया? आइडेंटिफाई द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट दैट इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और आंसर हमारा सही आंसर पिलो बसाल्ट है, विच इज नॉट मैचिंग विद सब एरियल, इट शुड बी सब एक्वस। यहाँ पे एक एक हमने डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया। तीसरा क्या? विल्सन ओरोजेनी साइकिल इन कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट्स इज इनिशिएटेड बाय। डायरेक्ट ऑप्शन है आपका। विल्सन ओरोजेनी साइकिल जो होती है, जो इनिशिएट करती है, रिफ्टिंग से करती है। चलिए आप उसका ग्राफ देख लीजिए, वो फिगर देख लीजिए। यहाँ पे ए से स्टार्ट होता है। ए आपका क्या है? इनिशियल प्री ड्रिफ्ट रिफ्ट एक्सटेंशन, ये रिफ्ट एक्सटेंशन होता है। फिर उसके बाद रिफ्ट टू आपका ड्रिफ्ट फेज में जाता है आपका, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ओशन बेसिन होती है। फिर सी टू डी जो आपका होता है वो सिली फ्लोर स्प्रेडिंग वाइडनिंग ऑफ द बेसिन होती है। फिर ई में क्या होता है? फिर से सबडक्शन हो जाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट का क्लोजर ऑफ द बेसिन हो जाता है, और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल एफ में हो जाता है। फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कोलिजन होता है, मतलब सबडक्शन हो जाता है, फिर से रिफ्टिंग होती है, ओपनिंग होती है, पूरा प्रोसेस चालू रहता है विल्सन साइकिल में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? विल्सन ओरिजिनल साइकिल इन कॉन्टिनेंटल इज इनिशिएटेड बाय रिफ्टिंग, रिफ्टिंग से होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ये जियोमॉर्फोलॉजिकल क्वेश्चन है। मैच द प्रोसेसेस इन ग्रुप 1 विद कॉरस्पॉन्डिंग जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर से करना है। मशरूम रॉक किससे रिलेटेड? आपको सबको पता है मशरूम रॉक एब्रेशन से रिलेटेड है, एओलियन डिपॉजिट में होता है। एक्सपेंशन देखिए, मशरूम रॉक इज बिग एरोजन से होता है, जो कि एओलियन डिपॉजिट है। ये देख लिया, मशरूम रॉक इस तरह का होता है। तो आपका यहाँ पे एब्रेशन से रिलेटेड है, तो आपका Q1 हो गया। और Q1 हमारा इसमें है, इसमें सी में है, बी में है, सी में, डी में है। उसके बाद हमारा एक्सफोलिएशन डोम, इस सबको मालूम है। एक्सफोलिएशन डोम जो आपका होता है ओनियन स्किन फीचर होता है। इसका मतलब ये आपका एस किस में हो गया? आपका एस वाला फीचर हो गया 2 में, तो S2 आपका इसमें है। तो हमारा ऑप्शन, इसके बाद एस किसी और में नहीं ना, तो एलिमिनेशन टेक्निक से हमारा ऑप्शन जो हो गया 14 का सी हो गया। फिर भी हम डिटेल में देख लेते हैं। ये आपका ओनियन स्किन हो गया, उसमें आपको एक्सफोलिएशन डोम से बनता है। सिंक होल सबको मालूम है, सिंक होल कैसे बनता है आपको पता है। हम सिंक होल इस डिसोल्यूशन से बनता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, नीचे का सरफेस जो होता है बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, सबको जाता है, उसकी वजह से सिंक होल बन जाता है। मोरेन सबको मालूम है, मोरेन क्या है? टिल्ट है, टिल्ट है तो कहाँ से बनता है? एब्रेशन से बनता है। तो 4 का आपका Q का 4 हो गया, सॉरी 4 जो आपका उससे आपका डिपोजिशन से हो गया। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। अगर आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं भी मालूम है तब भी आप इसको आराम से कर सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में कहा कि एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाइए, अपना कॉमन सेंस यूज करिए और आसानी से सवाल को हल कर लिए। ये आपका स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आपको ये डायग्राम याद होगा तो आप आसानी से इसको कर लेंगे, नहीं याद है तो प्लीज जाके इस डायग्राम को याद करिए। ये आपका फोल्ड है, ये आपका नॉन प्लंजिंग फोल्ड है, ये प्लंजिंग फोल्ड है। प्लंजिंग नॉन प्लंजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपके एक्सिस या एक्सेल प्लेन होता है, फिर फोल्ड एक्सिस होती है, अगर ये डिप नहीं करती है तो ये आपकी नॉन प्लंजिंग होती है, अगर डिप करती है तो प्लंजिंग होती है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपके एक्सियल प्लेन दिया गया है, यहाँ पे फोल्ड एक्सिस दिया गया है।
अब यहाँ पे समझिए कि जो फोल्ड एक्सिस है ये आपकी लाइन है, और जबकि लाइन जो स्टीरियो नेट पे पॉइंट की तरह प्लॉट होती है, और जो प्लेन होता है आपके यहाँ पे देख लीजिए आपका 3D प्लेन है, तो यहाँ पे आपका जो आपका ये आपकी जो लाइन है आपके पॉइंट की तरफ प्लॉट होगी, और 3D का 2D रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे प्लेन की तरफ है। तो यहाँ पे जो आप एक्सेल प्लेन देख रहे हैं, आपका यहाँ पे एक्सेल प्लेन 0 है जो कि आगे बढ़ रहा है, और यहाँ y पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोल्ड एक्सिस है और जो एक्सेल प्लेन है दोनों डिपिंग इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल है इसका मतलब 90 डिग्री पे है। यहाँ पे ये समझिए क्या लिखा हुआ है, कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट द एक्सेल प्लेन, यहाँ पे जो कर्व्ड लाइन है एक्सेल प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रही है। एट पॉइंट x यहाँ पे 0 है, पिच ऑफ द फोल्ड एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल प्लेन इज 0। यहाँ पे जो फोल्ड एक्सिस की पिच है वो 0 है। एज वी मूव टुवर्ड्स y फ्रॉम x द पिच इंक्रीजेस, यहाँ पे पिच इंक्रीज करते हुए यहाँ पे 90 डिग्री हो जाती है, पॉइंट ऑफ द फोल्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल प्लेन के रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है, आपका प्लंजिंग फोल्ड है। इन द गिवन फिगर फोल्ड एक्सिस प्लंजेस डाउन, दोनों जो है डाउन द डिप ऑफ द एक्सेल प्लेन, आपका दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक्सेल प्लेन के है। तो ये डिफिनेशन होती है आपकी रिक्लाइंड फोल्ड की। अगर आप फोल्ड की डिफिनेशन पढ़ते हैं डेविस से, तो ये डेविस में आपको फोल्ड की डिफिनेशन मिलेगी कि इस तरह का कुछ होता है तो उसको हम रिक्लाइंड फोल्ड कहते हैं। तो आपको नहीं भी मालूम है तो डायरेक्टली आप आंसर रिक्लाइंड फोल्ड लगा सकते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखी है, यहाँ पे रिक्लाइंड फोल्ड इज वन हुज हिंज प्लंजेस डाउन द डीप ऑफ द एक्सेल प्लेन, और एन इंक्लाइंड फोल्ड इन विच पिच ऑफ द फोल्ड एक्सिस ऑन द एक्सिस प्लेन इज 80 to 90 डिग्री। यहाँ से देख ही रहे हैं आपका जो पिचिंग कर रहा है 90 डिग्री है, कैसे है ये समझ लीजिए। यहाँ पे इस डायग्राम से अगर आप इसको प्लॉट करते हैं, स्टीरियो नेट पे प्लॉट करते हैं, तो बहुत आसानी से आप ये सारे के सारे को आप आराम से एक्सेल क्या स्टीरियो नेट पे प्लॉट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज या तो आप डेविस की बुक रेफर कर लीजिए, नहीं तो आप एमपी बिलिंग्स की या फिर सौम्यजीत घोष किसी की बुक रेफर करिए, उसमें अच्छे से दिया गया है कि किस तरह के फोल्ड को कैसे कैसे स्टीरियो नेट पे प्लॉट कर लेंगे आप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है, इसको मैंने ग्राफ से किया है और यहाँ पे कुछ डिफिनेशन भी लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या टर्म दिया गया, पेरिप्रॉक्ट, एम्बुलक्रा, इंटर एम्बुलक्रा और पेरिस्ट्रोम। तो ये जो आपका पेरिप्रॉक्ट एंड पेरिस्ट्रोम जो होता है टॉप एंड बॉटम का होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए पेरिप्रॉक्ट इज द फाइनल बॉडी सेगमेंट इन एनुलाइड वॉर्म, द एनएस इज लोकेटेड ऑन दिस सेगमेंट, एनएस लोकेटेड होता है यहाँ पे। तो हमारा ये पहला वाला पोर्शन आपका फर्स्ट का ए होगा और बी हो गया, तो दोनों ऑप्शन हो गए। जो बॉटम होता है पेरिस्ट्रोम, तो ये भी ऑप्शन दो ऑप्शन हो गए, तो मेरे पास ऑप्शन ए एंड बी आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्रूव्स दिए गए, ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं इसको हम एम्बुलक्रा बोलते हैं, और इन बिटवीन ग्रूव्स के बीच में जो पार्ट होता है उसको इंटर एम्बुलक्रा बोलते हैं। तो हमारा जो थर्ड है ये हमारा इंटर एम्बुलक्रा हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा। सेकंड जो आपका ये वाला पोर्शन होगा जो ग्रूव्स हैं उसको एम्बुलक्रा बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया। तो ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। इसके बारे में कुछ डिफिनेशंस ली गई है, ये डिफिनेशन मैंने पैलेंटोलॉजी की ही बुक से ली है। पैलेंटोलॉजी आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इट्स समथिंग लाइक बायोलॉजी है, तो उसमें कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं है। हो सकता है बायोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स में हम लोग की हेल्प कर सके अगर उनसे ली जाए तो हमारा ऑप्शन तो ए हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मरीन बेंथिक हैबिटेट विद इंक्रीजिंग वाटर डेप्थ। इंक्रीजिंग वाटर डेप्थ देखना है, ये हमारा आपको पता है ये हमारा सेक्शन होता है। पहले आपका लिटरल जोन होता है, फिर उसके बाद नैरेटिक जोन होता है, फिर आपका उसमें बेथल होता है, फिर एबिसल होता है। तो आपका एनबीए हो गया। यहाँ पे एनबीए की बात करते हैं हम, लिटरल नहीं, लिटरली अगर आपको याद करना चाहते हैं तो लिटरली एमबीए याद कर सकते हैं। तो लिटरल हो गया, नैरेटिक हो गया, बेंथिक हो गया और एबिसल हो गया। तो यहाँ पे एनबीए देखिए एनबीए, तो ये आपका एनबीए हो गया, आपका ऑप्शन आपका सी आ गया, कोई इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। Moving to next question, which one of the following invertebrate has the most primitive visual system? डायरेक्ट आंसर इसका ट्राइलोबाइट है, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको, ये डायरेक्ट आंसर है आपका। The first primitive visual system is devoted mainly to the controlling eye movement and bringing our attention to sudden movements that occur off the side of our field vision. Many trilobite has these features, so the answer is trilobite. D is my option. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रेटिग्राफी से रिलेटेड है, हमको इसमें एज बतानी है। तो आप देख लीजिए कि जो सर्वर ग्रुप है ये आपका धरवर में आता है, फिर चित्तौड़गढ़ आपका धरवर सुपर ग्रुप में आता है, अलवर ग्रुप आपका दिल्ली में आता है, कैमूर जो है आपका कैमूर सुपर ग्रुप ये आपका विंध्यन में आता है। तो आपको पता है कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस आपका कैसा है कि पहले धरवर है तो धरवर सुपर ग्रुप धरवर हो गया, फिर उसका धरवर सुपर ग्रुप हो गया, फिर आपका दिल्ली है,
फिर उसके बाद आपका विंध्यन है, तो विंध्यन में आपका कैमूर हो गया, तो कैमूर आपका 4 हो गया, अलवर आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो मेरा ऑप्शन ए आ गया। यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि विंध्यन सुपर ग्रुप और धारवाड़ ये भी याद कर लिया, गोंडवाना भी याद करिए, तो इससे आपको आसानी रहेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा फिर रिलेटेड टू आपका मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटिग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी है, उसमें आपको कैसे करना है देख लिया। ऑप्शन तो आपका बी रहेगा, कैसे रहेगा देख लिए। मैच द फॉर्मेशन इन ग्रुप 1 विद कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन इन ग्रुप सेकेंड। आपको पता है कि बराकर फॉर्मेशन में क्या मिलता है, आपको ग्लोसोटेरिस मिलता है, तो पी आपका 4 हो गया। P4 आपका कहाँ कहाँ पे है, आपका बी में है और डी में है। उतातुर फॉर्मेशन में आपका क्या मिलता है, समझिए बेलिमनाइट्स मिलता है, तो आपका उतातुर Q आपका 3 हो गया, तो Q3 किस में है आपका, ये इसमें भी है और इसमें भी है आपका। फिर दो फतान फॉर्मेशन में स्टेगनाइट मिलता है आपका, तो ये आपका R1 हो गया। अब R1 किस में है आपका, R1 इसमें, इसमें तो आपका ऑप्शन बी हो गया। अगर मुझे लेमेटा फॉर्मेशन के बारे में नहीं भी मालूम है तो भी कोई बात नहीं ना, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये सोरोपोडा आपका लेमेटा फॉर्मेशन में मिलता है। आप कुछ मत करिए, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है पैलेंटोलॉजी स्ट्रेटिग्राफी में, तो अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए कम से कम उसका ही नोट्स बना के रखिए, तो आपके बहुत से ऑप्शंस और बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपको बाद में हेल्प मिलेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। ये मेरा क्वेश्चन आपका 2018 का क्वेश्चन 11 to 20 कंप्लीट हो गया। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें अपलोड की जाए ताकि आपको भी आसानी हो। और जैसे ही ये क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म होती है, हम लोग गेट, फिर उसके बाद सीएसआई नेट है और भी एग्जाम्स हैं, उनके भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और कोशिश रहेगी कि आपको थ्योरी क्लासेस को भी दिया जाए। फिर अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो करिए, और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, और टाइम टू टाइम मैं उसमें बहुत से मटेरियल्स डालने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्फिडेंट लर्निंग। आज हम क्या करने वाले हैं, जैम का जो हमारा क्वेश्चन बचे हुए हैं जो उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे, और उसी की तर्ज पे आज हम अपना क्वेश्चन 21 to 30 कंप्लीट करके एमसीक्यू का जो 2018 का पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट करिए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर इज नॉट यूज फॉर द डिटरमाइनिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द बेड। यहाँ में हमें जो बेड होता है उसका टॉप और बॉटम हमको डिफाइन करना हो, तो उसके लिए कौन कौन से हमारे मार्कर होते हैं, हम उसके बारे में, ये क्वेश्चन उसके बारे में। अगर आपने मेरा नोट्स देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल में बनाया हुआ है कि टॉप एंड बॉटम डिसाइड करने का मार्कअप वे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, वो ऑलरेडी पीडीएफ पड़ा हुआ है, ड्राइव पे जाइए उसको देख लीजिए। अगर आप उसमें देखते हैं तो उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा मड स्टोन, लोड, शार्प क्रेस्ट, ये सारे के सारे यूज होते हैं टॉप एंड बॉटम ऑफ द बेड को डिफाइन करने के लिए। और ये कोई भी जूलॉजिस्ट होता है जो बीएससी में भी हो, उसको पता है कि लेमिनेशन क्या होता है। लेमिनेशन से आपको जरा से पता नहीं चलता कि वो बेड का टॉप है कि बॉटम है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है कि मड क्रैक क्या होता है, मड क्रैक से भी आपको टॉप एंड बॉटम के बारे में पता चलता है। उसके बाद लोड एंड फ्लेम स्ट्रक्चर से भी आपको टॉप एंड बॉटम पता चलता है। शार्प क्रेस्ट, वेव, रिपल से भी आपको पता चल जाता है, बट प्लेन लेमिनेशन से आपको नहीं पता चलता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 22 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये आईओजीएस में आपका मार्किंग दी गई, ये करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है, तो इसमें आपको पी और क्यू पॉइंट क्या होगा। जैसे आप पी देख सकते हैं कि पी आपका हसबर्ड लाइट को शो करता है और क्यू आपका वर्ड लाइट को शो करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर ये होना चाहिए, ना कि ए। तो आपका आंसर हो गया डी, पी हसबर्ड गाइड और क्यू वर्ड लाइट, जो ऑप्शन आपका आता है डी आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैंने कुछ डाउनलोड किए थे विकिपीडिया से और पेटी जॉन्स की बुक से, मेटामॉर्फ, उसमें जो जो आईयूजीएस क्लासिफिकेशन दिया रिलेटेड टू वोल्केनिक रॉक, रिलेटेड टू आपका फेनेटिक इग्नियस रॉक, रिलेटेड टू अल्ट्रामेफिक रॉक, तो उसके इक्विवेलेंट क्या क्या है इसको आप थोड़ा सा देखिए, पढ़िए, कोशिश करिए याद करने की। थोड़ा थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपको एक टाइम के बाद, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, वो थोड़ा थोड़ा अगर रोज देखते रहेंगे तो एक टाइम आएगा ऐसा कि आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से याद हो जाएगी। Moving to the next question, which one of the following is produced by a closed system metamorphic reaction between moscovite and quartz? आपको मॉस्कोवाइट और क्वार्ट्ज के रिएक्शन से याद होनी चाहिए मेटामॉर्फिक रिएक्शन फेसिस में। यहाँ पे क्लोज सिस्टम दिया गया। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या, पहले ये समझ लीजिए। आप देखिए जो मॉस्कोवाइट और क्वार्ट्ज के रिएक्शन होते हैं उससे क्या बनता है, सिलिमिनाइट, के फेल्सपार और H2O। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, सिलिमिनाइट और फेल्सपार। तो आपका ऑप्शन हो गया आपका
ए अर्थोक्लेस एंड सिलिमनेट। यहाँ पे देखिए के फेल्डस्पार को और क्या बोलते हैं, प्लेजियोक्लेस को और क्या बोलते हैं, ये सब धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे रटले की बुक से तो आपको पता चल जाएगा। कहीं पे के फेल्डस्पार दिया रहेगा, कहीं पे आपको प्लेजियोक्लेस दिया रहेगा, कहीं पे अर्थोक्लेस दिया रहेगा, तो ये आपको सारे नॉमेनक्लेचर अच्छे से मालूम होने चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि नेचुरल आपका नेचुरल फिजिकल सिस्टम होता है कि अलाउ नहीं करता है ट्रांसफर ऑफ मैटर को आउट ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। इन कंटेक्स्ट सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज अलाउड। मतलब आप जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग में जब बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज अलाउड होती है क्लोज सिस्टम में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेंबली स्टेरोलाइट, गार्नेट, बायोटाइट, मस्कोवाइट प्लस क्वार्ट्ज इन पेलाइट्स इन स्टेबल। पेलाइट्स क्या है? देखिए पेलाइट्स एक ग्रीक वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है पेलियो से। पेलियो मतलब क्ले, तो क्ले रिलेटेड जो रॉक होगी जैसे कि आपका मड और मड स्टोन, जब आप मड और मड स्टोन की बात करते हैं तो उसको पेलाइट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेलाइट का यहाँ पे हमें देखिए आपको जो ग्रीन सिस्ट होती है, जितनी भी फेसिस होती हैं वो मतलब अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग मिनरल्स बनाती हैं। तो अगर आप डिटेल में उनको देखेंगे, जैसे ग्रीन सिस्ट फेस्टिस आपके, ये देखिए ये मैंने आपका विकिपीडिया से डाउनलोड किया है। ये आपका ग्रीन सिस्ट, देखिए आपका ग्रीन सिस्ट फेस्टिस में मेटाबेसाइड्स में कौन कौन से मतलब मिनरल होते हैं, आइडेंटिफाइड मिनरल होते हैं। मेटाग्रेविक्स में कौन कौन से मिनरल होता है, मेटापेलाइट्स में कौन कौन से मिनरल होता है, और सिलिकॉन रिच अगर डोलोमाइट्स होगा तो उसमें कौन से मिनरल होंगे, ये ग्रीन सिस्ट फेसिस की बात होगी। इसी तरह सारी फेसिस के लिए मैंने यहाँ पे बनाया, एम्फोबलाइट फेसिस हो गया, फिर आपका ग्रेनुलाइट फेसिस हो गया। तो इस तरीके से हमने मेटापेलाइट्स को देखना है कि कहाँ पे मेटापेलाइट्स किस फेसिस में ये चीज बना रहा हो। स्टोरलाइट, गार्नेट, बायोटाइट, मस्कोवाइट, क्वार्ट्ज इन पेलाइट्स, तो आप देख सकते हैं ये आपका एम्फोबलाइट फेसिस में बना रहा है। तो वेरी सिंपल है, बस आपको क्या करना है, एक चार्ट अपना बना लीजिए कि आपका ग्रीन सिस्ट फेसिस में किस किस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, मेटा बेसाल्ट की बात कर रहे हैं कि ग्रेविक्स की बात कर रहे हैं कि मेटापेलाइट्स की बात कर रहे हैं। तो उससे आपको आसानी हो जाएगी मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना, अकॉर्डिंगली फेसिस को आइडेंटिफाई करना। कॉन्ग्लोमेरेट्स और कॉमनली डिपॉजिटेड, कॉन्ग्लोमेरेट्स कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको क्या डिटेल्स में बताएं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट्स। देखिए टाइडल फ्लैट्स, एलुअल फैन, रिवर फ्लड डिपॉजिट और एओलियन ड्यून्स। यहाँ पे खुद ही ड्यून्स लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ग्लोमेरेट्स नहीं आ सकते। कॉन्ग्लोमेरेट्स क्या होता है? लिथिफाइड ग्रेवल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्लोमेरेट्स होते हैं, आप ये समझ लिए मोटा मोटा इन जनरल। मतलब ग्रेवल्स जब डिपॉजिट हो जाते हैं, लिथिफाइड होते हैं तो कॉन्ग्लोमेरेटिक रॉक बनाते हैं। इसमें आपका फेंग्लोमेरेट्स भी होते हैं जो कि डिब्राइस फ्लो और या एलुअल फैन से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट क्या है कॉन्ग्लोमेरेट्स के लिए? डीप मरीन है, शैलो मरीन है, फ्लूवियल, एलुवियल एंड ग्लेशियर। तो यहाँ पे ग्लेशियर तो है ना, यहाँ पे एओलियन इट इज रिलेटेड टू जो आपका विंड, जहाँ पे ड्यून्स आपके बनते हैं, ओके। टाइडल फ्लैट्स आपको पता है, फ्लैट्स जो मरीन डिपॉजिट की बात करते हैं उसमें टाइडल फ्लैट्स, मड फ्लैट या टाइडल फ्लैट होते हैं जो कि शैलो, जबकि वो बहुत ज्यादा मतलब स्लोप्स और स्लोप्स आर कोस्ट लाइन बेस्ट वेटलैंड में पाए जाते हैं। मड फ्लैट आपके जाता है। एलुवियल फैंस हो गए और रिवर फ्लड डिपॉजिट। रिवर फ्लड डिपॉजिट क्या होता है? ये आपकी रिवर है, ये रिवर मूव कर रही है, तो जो फ्लड पोर्शन होता है जहां पे रिवर का पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जो एरिया फ्लडेड हो जाता है दैट इज नोन एज रिवर फ्लड प्लेन। तो वहां पे आपका कॉन्ग्लोमेरेट्स का होने का कोई सवाल नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेवल लिथिफिकेशन से होता है, तो यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो इन सब चीजों में आपको वाटर की एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें मिल रही है? एलुअल फैन में मिल रही है, तो हमारा आंसर एलुअल फैन होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। आप चाहे तो उमेश प्रसाद की बुक ले सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट से भी आपको इंडिया में जो डिपॉजिट है उनके उनसे आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिपॉजिट है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जो आयरन होता है, आयरन बेसिकली आपका 95% रिजर्वायर आपका आयरन का कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। तो यहाँ पे कर्नाटका का एक ऑप्शन मिल गया आपको, P4 मिल गया आपको। फिर यूरेनियम आपका ज्यादातर नरवाड़ पहाड़ झारखंड में है, जो कि ऑप्शन में आपके यहाँ पे है, तो आपका Q3 हो गया। उसके अलावा और भी आप देख सकते हैं मैग्नीज कहाँ है, बट इसी पे अगर हम देखें तो P4 यहाँ पे भी है, Q3, तो ये मेरा आंसर डी होगा। अगर आपको थोड़ा भी आंसर पता है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से इसको कर सकते हैं। अब जैसे मैग्नीज कहाँ पे पाया जाता है? बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में भी है, कर्नाटका में भी है, बट यहाँ पे मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बालाघाट में मिलेगा आपको। फिर आपका बचा बेराइट कहाँ पे जाता है, उससे आप देख सकते हैं आराम से।
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हाँ इसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से रॉक टाइप है। जैसे अगर मंगपेट आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमको मिल रहा है आपका क्या कहते हैं मैग्नीज मिल रहा है या यूरेनियम मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, मतलब आयरन मान लिया आपका हास्पेट ग्रेनाइट में मिल रहा है, तो वहाँ पे कौन सी रॉक है ये भी देख ली। हो सकता हो कि जैम वाले आपको उल्टा दे दे कि आपको आयरन दिया हो और रॉक टाइप पूछ लें, तो उसको भी थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश करिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सिनजेनेटिक निकल कॉपर सल्फाइड और इन गैब्रोनोरेटिक रॉक। वेरी सिंपल, एक लाइन का आंसर है, डायरेक्टली हम बात करेंगे। सिनजेनेटिक होना चाहिए, मतलब सिनजेनेटिक का क्या मतलब हुआ ये समझ लीजिए। सिनजेनेटिक मतलब एट द सेम टाइम एज द होस्ट रॉक, मतलब होस्ट रॉक और दोनों मिनरल एक साथ डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसको सिनजेनेटिक बोलते हैं। तो इन तीनों में ये सिनजेनेटिक नहीं ना, आपका सिर्फ लिक्विड इमिजिबिलिटी ही सिनजेनेटिक बनाती है। आप देख सकते हैं हाइड्रोथर्मल रिप्लेसमेंट आपका एपिजेनेटिक होता है, वोल्केनिक एक्सिलेशन आपका एपिजेनेटिक होता है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फोसिस नॉट सिनजेनेटिक है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लिक्विड इमिजिबिलिटी क्या होता है, इसको आप वाटर और ऑयल से कंपेयर करके कर सकते हैं कि अगर एक ही बॉटल या एक ही पैन में अगर आपका वाटर ऑयल है तो दोनों मिलेंगे नहीं, तो उसको कहते हैं लिक्विड इमिसिबिलिटी, और दोनों साइमल्टेनियस टाइम में होता है, तो इसीलिए आपका ये लिक्विड इमिसिबिलिटी आपका ये प्रोसेस बनाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने इसके लिए पूरा एक वीडियो भी बनाया था, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं लास्ट टाइम। इसमें ये बताया गया है कि अगर सिर्फ हम जॉइंट की ओरिएंटेशन देख के बात करें, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये मेरा स्लोप है तो इसके अलोंग जो भी जॉइंट्स होगा वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये अलोंग, ये भी इसी के अलोंग है, ये भी इसी के अलोंग है, इसी के, ये सिर्फ जो जॉइंट्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हमारा बी जो है वो स्टेबल होगा, तो आंसर मेरा बी होगा। Now moving to the next question, match the morphological feature life process in group 1 with the corresponding। ये आपका पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है, इसको वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि वाटर सर्कुलर सिस्टम जो होता है ये आपका एकाइनोडर्म में पाया जाता है, तो आपका P2 हो गया। जो ट्राइलोबाइट में क्या होता है, मोल्टिंग जो होती है ट्राइलोबाइट बिहेवियर है आपका, तो आपका Q जो होगा आपका 4 हो गया। तो इसमें ऑप्शन आप देखना चाहे तो P2 हो गया, Q3 है, P2 हो गया, Q4 हो गया, तो मेरा आंसर तो C हो गया। बट और भी ऑप्शन देखिए, जेट प्रोपल्शन लोकोमोटिव क्या होता है आपको समझिए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोकोमोशन यूज्ड बाय सिलोफॉट इज अ जेट प्रोपल्शनर। ठीक है, तो जेट प्रोपल्शन किस में यूज होता है, लोकोमोशन, क्या आपका सिलोफॉट में होता है। लोफोफोर आपका क्या है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीडिंग ऑर्गन पॉजेड बाय 4 मेजर ग्रुप्स एनिमल। ब्रैकोपार्ड में भी होता है, ब्रायोजिया में भी होता है, हेलोथिया में होता है एंड फोरोनिडिया में भी होता है, सॉरी फोरोनिडा में भी होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए देखिए इसको कि ये जो पैलेंटोलॉजी की बात अगर हम करें तो पैलेंटोलॉजी एक बार में नहीं याद हो पाएगी, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली बहुत से ज़्यादा ये बायोलॉजी से रिलेटेड है पैलेंटोलॉजी आपकी, और बायोलॉजी बहुत टफ है, इसीलिए आप देखिए कि एमबीबीएस और में जो लड़के सेलेक्ट होते हैं उनको बहुत पढ़ना पड़ता है उनको चीज़ों को याद करने के लिए, क्योंकि नाम भी बड़े वो होते अजीब होते हैं, बहुत वास्ट ये टॉपिक है। तो धीरे धीरे आप कोई भी एक अच्छी सी बुक उठा लीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको रोज पढ़िए, तो आपको ये सारी चीजें आराम से याद हो जाएंगी, बट इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही आसान, मैं बार बार अपने लेक्चर में बोल चुका हूँ कि ये आपका टीरेल की पेज 108 है। इसमें एक टेबल दी गई जहाँ पे एक रॉक इक्विवेलेंट दिया गया, प्लूटोनिक रॉक का इक्विवेलेंट वोल्केनिक रॉक से दिया गया। जैसे ग्रेनाइट का इक्विवेलेंट रायलाइट हो गया, आपका गैब्रो का इक्विवेलेंट बसाल्ट हो गया, सिनाइट का इक्विवेलेंट ट्रिकाइट हो गया। तो ये आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन बी है। बी यहाँ पे आप देख लिए क्यों बी है। बी आपका ग्रेनाइट का इक्विवेलेंट P3 होना चाहिए, गैब्रो का आपका बसाल्ट होना चाहिए, तो S2 हो गया, P3 हो गया, तो S2 P3 यहाँ पे है। तो इससे हमारा ये यहाँ पे एमसीक्यू का पार्ट खत्म होता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने भी बची चीज़ें उनको करता हूँ। अगर आपको कुछ भी ऑप्शंस आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है थ्योरी से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है मेरे साथ, मुझे टाइम निकाल के वीडियो लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं, मगर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी सारा मटेरियल मिल जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम।
आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 2018 का जो एमएसक्यू है 31 टू 40 उसको सॉल्व करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए मैंने जैसे ही आपको पहले बताया था, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और आप जब पढ़ने लगेंगे तो एमएसक्यू क्वेश्चंस आपको आसान हो जाएंगे। जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका एमएसक्यू आसान होता जाएगा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को रिक्वेस्ट है कि वो अभी से जैम की तैयारी स्टार्ट कर दी है, बट जो बीएससी थर्ड ईयर में जिन्होंने नहीं किया वो अब भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो अच्छे से गेट जैम को क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अच्छे से मेहनत से और बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी होगी। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ डिप डायरेक्शन व्हेन अ डिपिंग बेड विद अ प्लंजिंग लिनिएशन इज रोटेटेड अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। मतलब आपको समझ लीजिए एक बेड है, उसको आप वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। डायग्राम से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए ये एक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है। यहाँ पे हमने वर्टिकल एक्सिस से इसको रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने के बाद क्या क्या चेंज हुआ, आप चेंज देख सकते हैं कि ये जो डिप का अमाउंट है, अगर अमाउंट भी सेम है और लिनिएशन और अमाउंट दोनों ऑलमोस्ट एक दोनों को सिनोनिमस होते हैं, तो आपका जो अमाउंट होगा वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, जब वर्टिकल एक्सिस पे आप रोटेट करते हैं तो डायरेक्शन चेंज होगी। तो स्ट्राइक ऑफ द बेड चेंज होगा और प्लंज डायरेक्शन चेंज हो गया। मैं आपके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। द बेड इज रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, स्ट्राइक लाइन मूव फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन एंड हेंस स्ट्राइक चेंजेस। स्ट्राइक यहाँ पे चेंज हो रही है, मूव कर रही है, इसलिए वो भी चेंज होगी। जब स्ट्राइक चेंज हो रही है तो जो डायरेक्शन, जितने भी डायरेक्शन रिलेटेड होगा वो वर्टिकल एक्सिस पे घुमाने में वो चेंज हो जाएगा। डिप का अमाउंट या लिनिएशन का अमाउंट नहीं चेंज होगा। ये मोटा मोटा सा इसको याद रखिए। Moving to the next question, which of the following indicate the presence of direct stress in a rock? यहाँ पे स्ट्रेस की बात करें कि रॉक में कौन कौन सा स्ट्रेस लगेगा, मतलब ये किन किन टेक्सचर में स्ट्रेस लगता है जो कि इनका मतलब ये ओरिजिन होता है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। रॉक आर सब्जेक्टेड टू 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस, टेंशन, कंप्रेशन एंड शेयर। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डेविस की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें अच्छे से दिया गया है कि स्ट्रेस का रिलेशन दिया गया है कि कौन कौन सा टेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, शेयर होगा। परफेटिक टेक्सचर क्या, देखिए अब चलिए परफेटिक टेक्सचर क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है, सबको मालूम है। परफेक्ट टेक्सचर इज द इग्नियस रॉक टेक्सचर इन विच लार्ज क्रिस्टल्स आर सेट इन अ फाइनर ग्रेन और ग्लासी ब्राउन मास। यूजुअली द लार्जर क्रिस्टल नोन एज फेनोक्रिस्ट, जो लार्ज क्रिस्टल होता है उसको फेनोक्रिस्ट बोलते हैं, फॉर्म अर्ली इन द क्रिस्टलाइजेशन सीक्वेंस ऑफ द मैग्मा। नाउ जियोलॉजिकल फोलिएशन, अब ये आपका जो परफेटिक टेक्सचर है, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर एनी डायरेक्ट स्ट्रेस ओरिजिन। हाउएवर अगर आप सिस्टोसिटी की बात करें, जेनोसिटी की बात करें, माइलोनाइज टेक्सचर की बात करेंगे, दिस ऑल आर रिलेटेड टू योर स्ट्रेस, whether डायरेक्ट और व्हाट इट डजंट मैटर, बट इट इज ऑल रिलेटेड टू योर स्ट्रेस। ये सभी सभी आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है। सिस्टोसिटी क्या होता है ये समझ लीजिए कि जियोलॉजिकल फोलिएशन, मेटामॉर्फिक अरेंजमेंट इन लेयर्स जो होता है विद मीडियम टू लार्ज ग्रेन फ्लेक्स इन अ प्रीफर्ड शीट लाइक ओरिएंटेशन। जो शीट लाइक ओरिएंटेशन होता है उसको सिस्टोसिटी बोलते हैं। इन अ मेटामॉर्फिक रॉक कॉमनली नीस coarse textural lineation or bending of the constituent mineral into alternative silicic and mafic layers form the gneiss and malonite is a texture होता है, उसमें आपका डक्टाइल डिफॉर्मेशन में बनता है फोल्डिंग और फॉल्टिंग के। तो आपके जो ऑप्शंस होंगे वो बी, सी एंड डी होगी। लेकिन परफेटिक टेक्सचर आपका मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन से होता है, तो वो आपका स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका स्ट्रेटिग्राफी का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस आप जाके क्या करिए कि लिथोस्ट्रेटिग्राफी क्या होती है, क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी क्या होती है, बायोस्ट्रेटिग्राफी क्या होती है और या जियो क्रोनोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में देख लीजिए। जब आप देख लेंगे तो आप खुद ही पहचान लेंगे कि फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू योर लिथोस्ट्रेटिग्राफी और सिस्टम इज रिलेटेड टू योर क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी, पीरियड इज नॉट रिलेटेड टू क्रोनोस्ट्रेटिग्राफी और ग्रुप इज नॉट रिलेटेड टू बायोस्ट्रेटिग्राफी। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत अच्छा सा है, इस फिगर को आप याद रखिए, इससे एक या दो क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इस फिगर को याद रखने की कोशिश करिए। ये आपका ये आपका सिलिका के जो हमारे जो सिलिका के पॉलीमर्फ होते हैं उसका फिगर है। तो यहाँ पे अल्फा क्वार्ट्ज हो गया, बीटा ट्रिमेटाइट हो गया, ये बीटा क्रिस्टोबेलाइट हो गया, सिलिका मेल्ट हो गया, बीटा क्रिस्टलाइज हो गया, लाइक दिस वन है। तो अब हमको यहाँ पे देखना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द सिलिका पॉलीमर्फ विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। ये प्रेशर है, प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या बनेगा, क्वार्ट्ज है ट्रिमेटाइट, हम देखते हैं। क्वार्ट्ज पे हमको प्रेशर इंक्रीज करना है,
तो कॉर्ड्स पे अगर हम प्रेशर इंक्रीज किया तो ये कॉर्ड्स हो चाहे ये कॉर्ड्स हो, तो क्या बन रहा है, पहले कोसाइड बन रहा है, फिर सीरोवाइड बन रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया कॉर्ड्स, कोसाइड, स्टेरोवाइड। अब देखते हैं दूसरे में क्या है, ये वाला तो होगा नहीं, ये सीरोवाइड आपका ऊपर है। अब देखिए ट्रिडिमाइड, कोसाइड, एसिस्टोवाइड, जहाँ पे देखिए आपका ट्रिडिमाइड भी है, अगर इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है, बट ये नहीं मिलेगा आपको। सीरोवाइड जो है सबसे ऊपर है, हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए और सी होगा। बहुत सिंपल है, फिगर अगर याद होगा तो आप आराम से कर लेंगे। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है ये मिनरोलॉजी का, इसको बहुत अच्छे से, क्रिस्टोग्राफी का बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हर एक सिंबल का मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द अपर हेमिस्फीयर हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अ क्रिस्टल गिवन बिलो। ये क्रिस्टल आपको गिवन बिलो दिया गया, हम पहले इसको भूल जाते हैं, इस फिगर को देखें। ये जो यहाँ पे ट्रायंगल, ये आपका रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, द सॉलिड स्क्वायर एट द सेंटर इंप्लाइज टेट्राड। ये जो होगा सॉलिड स्क्वायर जो होता है वो टेट्राड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या, ये क्रिस्टल में कितने हैं, 1 है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, क्रिस्टल कंटेन्स 4 टेट्राड। ये जो आपका जो सॉलिड ओवल्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायड रिप्रेजेंट करते हैं। जो सॉलिड ओवल होते हैं 2 फोल्ड परपेंडिकुलर पेज होते हैं, तो इसमें कितने आपके हैं, 1 2 3 और ये 4 हैं आपके। तो आपके जब 4 हैं तो ये आपका क्या हो गया, तो 4 हो गया, सॉरी ये आपका पहला वाला क्रिस्टल कंटेन्स 1 ट्रायड है और 4 डायड हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक मिरर है, कितना मिरर है, क्या कहते हैं, मिरर प्लेन है। देखिए अगर आप इसको कायदे से देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो क्रिस्टल है इसमें आपके 4 मिरर्स हैं, आपके 4 मिरर्स हैं पैरेलल टू द सी एक्सिस एंड 1 मिरर प्लेन परपेंडिकुलर टू द सी एक्सिस। ये जो आपका सी एक्सिस होगा उसके यहाँ पे 4, 1 2 3 4 हैं और एक परपेंडिकुलर जब देखेंगे तो एक और दिखेगा, तो यहाँ पे हमारे 5 मिरर है यहाँ पे। अब इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है जिसमें एक ट्रायड होता है, 4 डायड होता है और 5 मिरर होता है, तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखिए ये आपका 4/m 2/m 2/m में मिलता है। अगर आप क्रिस्टोग्राफिक बुक में देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये एक बार याद हो जाएगा, इसमें आपको मेहनत लगेगी, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी याद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे तो आपको इस फिगर को अच्छे से समझेंगे। हर एक सिस्टम का दिया गया है तो उसको देख लीजिए, एक एक रोज पढ़िए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आप अगर आप 4/m, अगर यहाँ पे हम 4/m 2/m 2/m की बात करें तो एकदम साफ साफ पता चलता है कि ये सिंबल किस में जाता है, ये टेट्रागोनल में जाता है। और टेट्रागोनल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला ऑप्शन भी आपका सही है। तो 35 क्वेश्चंस का सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो उसका भी तरीका हम बता देते हैं। आप यहाँ पे आपको एक बुक मिल जाएगी, ये आपको मैनुअल ऑफ मिनरोलॉजी क्लीन की बुक है, इसका चैप्टर 5 और 6 पढ़ लीजिए, धीरे धीरे पढ़िए। अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिनरोलॉजी से ही रिलेटेड है। क्रिस्टोग्राफी मिनरोलॉजी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको अगर थोड़ा थोड़ा चेंज से पढ़ते हैं तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, मतलब एक ऑप्शन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। हम एमएसक्यू की बात करें तो हम 1 से 2 का एक्सपेक्ट करेंगे। An isotropic mineral remains dark throughout the rotation of the state under cross polar. क्रॉस पोलर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि आइसोट्रोपिक मिनरल क्या होता है। आइसोट्रोपिक मिनरल्स आर मिनरल दैट हैव द सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। इसका क्या मतलब होता है कि वो डार्क ही रहेगा, कहीं पे भी कलर नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है। पेल्यूक्रिन इज द चेंज ऑफ कलर ऑफ द मिनरल ड्यूरिंग रोटेशन अंडर क्रॉस पोलर। बेसिकली पेल्यूक्रिन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको यहाँ पे पोलराइज लाइट चाहिए होती है, जो कि यहाँ इस ऑप्शन में मिसिंग है, तो ये ऑप्शन आपका बी नहीं होगा। मिनरल्स ऑफ द ट्राइक्लिन सिस्टम और ऑप्टिकल यूनिएक्सियल, यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दे दी है जिससे पता चलता है कि कौन सा, यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सा मिनरल यूनिएक्सियल में जाता है, कौन सा आपका बाइएक्सियल में जाता है। तो यहाँ पे एकदम आप देख सकते हैं कि हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल आपका यूनिएक्सियल है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया, ट्राइक्लिनिक दिया गया है, ट्राइक्लिनिक आपका बाइएक्सियल मिनरल है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। मेलाटॉप इज an interference figure works the emergency of the optical axis। ये सिंपल डिफिनेशन है। अगर आप मेलाटॉप जानते हैं, मेलाटॉप क्या होता है, मेलाटॉप इट इज अ पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस। बहुत सिंपल है, मेलाटॉप की डिफिनेशन याद रखिए तो आपका डी ऑप्शन हो गया। तो मेरे ऑप्शंस करेक्ट क्या होंगे, ए और डी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड कोरल से रिलेटेड है, इसकी आप डिफिनेशन पढ़ लेंगे तब आपको ये आसान से कर पाएंगे।
हर्माटिपिक कोरल आर टिपिकली फाउंड इन, पहली बात तो समझ लीजिए कि जो कोरल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। हर्माटिपिक कोरल होता है, व्हाइल दोज दैट डू नॉट बिल्ड रीफ, जो रीफ बिल्ड करते हैं वो हर्माटिपिक कोरल होते हैं। तो अगर हर्माटिपिक कोरल की बात करते हैं इसका मतलब ये रीफ हो गया, तो एक ऑप्शन हमारा ये हो गया, ठीक है। जो रीफ डेवलप नहीं करते वो ए हर्माटिपिक कोरल होते हैं। मोस्ट हर्माटिपिक कोरल हैव zooxanthellae algae living symbiotically inside the coral pulp। अब ये समझ लीजिए कि जो फोटिक जोन होता है, आप देखिए फोटिक जोन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आप कर पाएंगे। अब देखिए एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं कोरल की, हर्माटिपिक कोरल की, उससे पता चल जाएगा हमको क्या होता है। Although corals are found throughout the oceans of the world in polar and temperature water, as we as well in the tropic, it is only the tropic that reef are developed। मतलब जहाँ पे हमको फोटिक जोन होता है वहाँ पे हमारा क्या कहते हैं कोरल, आपका हर्माटिपिक कोरल आएगा। और ये वार्म एंड क्लियर वाटर में होते हैं, कोल्ड वाटर में होते हैं, ये जनरली 80 डिग्री एबव पे ही डेवलप करते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन ए बी और डी होंगे, कूल नहीं होगा। अब फोटिक जोन क्या होता है, अगर फोटिक जोन के बारे में नहीं मालूम है तो एक बार पढ़ लीजिए, जब तक आपको डिफिनेशन नहीं याद होगी आपको सॉल्यूशंस करने में दिक्कत होगी। Moving to the next question, choose the characteristic mineral formed in the supergene enriched zone of sulfide deposit। देखिए सल्फाइड डिपॉजिट अलग होगा, यहाँ पे सुपरजीन इनरिच जोन क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए ये आपका ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे डिपॉजिट का जो सीक्वेंस है वो दिया गया है, घोसान, लीच जोन, ऑक्सीडाइज जोन, इनरिच जोन एंड प्राइमरी जोन। तो हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इनरिच जोन में जो कि इनरिच सुपरजीन जोन है उसमें सल्फाइड डिपॉजिट कौन कौन सा होगा। यहाँ पे सल्फाइड डिपॉजिट कौन कौन सा होगा वो देखते हैं। देखिए सल्फाइड डिपॉजिट यहाँ पे कौन कौन सा होता है, कोवेलाइट होता है, चाल्कोसाइट होता है एंड नेटिव कॉपर होता है, आर स्टेबल इन दिस कंडीशन एंड दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनरिच जोन। अगर आप ये मिलता है तो वो इनरिच जोन होता है, अगर इनरिच जोन होता है तो ये मिलना चाहिए। तो ये कौन कौन से मिनरल हो गए, कोवेलाइट हो गया और आपका चाल्कोसाइट हो गया। इसका फॉर्मूला भी लिखा है CuS Cu2S ये होता है। Moving to the next question, which of the following is true for crystallization of the plagioclase phenocryst from a basic magma forming a layered intrusion। देखिए प्लेजियोक्लेस फेनोक्रिस्ट कैसे क्रिस्टलाइज होगा उसको करना है। ये बेसिकली आपको बावन रिएक्शन सीरीज अगर याद होगी आपको तो थोड़ा बहुत आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। अब पहले समझते हैं कि क्यूमुलस टेक्सचर क्या होता है। Cumulus texture at the base, cumulus texture is expected to be found at the base as the phenocryst settled at the bottom after crystallization। ओके तो at the base होना चाहिए, cumulus texture होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब दूसरा क्या, एनॉर्थोराइट रिच अर्ली प्लेजियोक्लेस एट द बेस। एनॉर्थोराइट रिच अर्ली प्लेजियोक्लेस की बात कर रहे हैं, अगर आपको बाउंड रिएक्शन सीरीज याद है तो अकॉर्डिंग टू बाउंड रिएक्शन सीरीज अर्ली फॉर्मिंग प्लेजियोक्लेस इज कैल्सिक और एनॉर्थोसाइट रिच, वाइल लेट प्लेजियोक्लेस सोडिक और एल्बाइट। जो अर्ली क्रिस्टलाइजेशन वो कैल्शियम रिच होता है, जो आपका लेट होता है वो एल्बाइट रिच होता है। तो बी और सी भी आपका ऑप्शन सही है। क्विंच टेक्सचर एट द बेस, अब जब क्विंच टेक्सचर की यहाँ बात करें तो बट इस क्वेश्चन में कूलिंग के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो हमारे ऑप्शन ए बी और सी हो जाएंगे। वेरी सिंपल। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन भी ट्रिकी, इसका डायरेक्ट आंसर है, इसमें हमने बहुत से लिख दिए। मेजर मास एक्सटिंक्शन इवेंट ऑकर इन द, बेसिकली इंड ऑफ पर्मियन है, मेजर मास एक्सटिंक्शन है, बट और भी हमारे पास 5 हैं, जैसे ऑर्डोविजन सिल्वरी एक्सटिंक्शन है, डिवोनियन एक्सटिंक्शन है, पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन है, ट्राइसिक जोइसिक एक्सटिंक्शन है, क्रिस्टेशियस एक्सटिंक्शन, बट बहुत बड़ा जो एक्सटेंशन माना जाता है वो इंड ऑफ पर्मियन में माना जाता है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा। बट एमएसक्यू के होने के नाते यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया आपके आंसर्स में भी, अगर आप की देखते हैं आंसर की देखते हैं तो आपको यही ऑप्शन दिया गया है, बट और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो अगर आप सी भी लगा के आ जाते हैं तो भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शंस को आप कोरिलेट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। विद दिस हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, एमएसक्यू का पार्ट 2018 का। हमारे इस हिसाब से हमारे 2018 के सारे एमएसक्यू एमसीक्यू नेट हो गए हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हम 2017 का भी सारा जल्दी से खत्म कर दें, ताकि आपके पास एक बल्क ऑफ क्वेश्चंस हो जाएं और आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी तक के लिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू, बाय बाय। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम 2018 का जो नेट के क्वेश्चन है 20 उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी के साथ साथ उसके सोल्यूशन को किस तरीके से आसानी से किया जाता है वो भी आज हम देखेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग।
ये हमारा 2018 का पहला क्वेश्चन है। उसमें क्या कह रहा है, व्हेन प्लॉटेड अ मैप ऑफ 1:50,000 स्केल अ 2 किलोमीटर लॉन्ग डाइक, यहाँ पे 2 किलोमीटर की लॉन्ग डाइक है, एक्सपोज इन हॉरिजॉन्टल सरफेस हैज़ अ लेंथ ऑफ, अगर आपको पता होगा कि कोई मैप होता है, मैप में एक स्केल दी गई होती है, स्केल के हिसाब से आपको कन्वर्जन होता है कि अगर यहाँ पे एक लाइन है तो ये लाइन ऑन ग्राउंड पे उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी वो हमको देखना है। तो चलिए हम आज देखने की कोशिश देखते हैं कि क्या है इसका और आंसर कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको सोल्यूशन पता हो कि सोल्यूशन में क्या है कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, आपको जैसे बताया कि इसका मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। अब इस सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। अभी हमको क्या करना है कि ग्राउंड पे हमारा कितना हो गया, 0.5 किलोमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर, और हमारी कितने किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की। इसका मतलब क्या है, 0.5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमको 2 किलोमीटर की जो डाइक है वो मैप में कितना दिखेगी वो निकालना है। तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, आप सिंपल मैथमेटिक्स से इसको करेंगे तो आपका आंसर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 4। इसके लिए आप कोई भी बुक रिफ़र कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ होता है स्केल का। इवन आप 11th की अगर ज्योग्राफी की बुक को भी रिफ़र करते हैं तो भी आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो इसका भी एक स्पेशल लेक्चर जल्दी ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा ताकि मैप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, द वैलेंसी ऑफ आयरन इन हेमाटाइट। उससे पहले सबसे पहले आपको हेमाटाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Fe2O3, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है Fe2O3। यहाँ पे हम मानते हैं लेट द वैलेंसी, यहाँ पे जो वैलेंसी है F की, Fe है उसकी, वो X है। तो वैलेंसी X है तो इसका क्या मतलब हुआ, चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी केमिस्ट्री के हिसाब से कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर शुड इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इन SO2-4 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 रेस्पेक्टिवली। इनका जो सम होना चाहिए एज पर मॉलिक्यूल ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए अब हम देखिए इसको इसी की वजह से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके हिसाब से जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये सब 0 होना चाहिए। इसका मतलब 2 इंटू एक्स द वैलेंसी हो गया इंटू 3, ये 3 जो मॉलिक्यूल है और इसमें कितना चार्ज होता है, -2 होता है, और ऑक्सीजन को आपको पता है कि +3 होता है। तो इस तरीके से हमने करके 2 इंटू, यहाँ पे हमको एक्चुअली में निकालना है, इस तरीके से निकालना है कि कितना चार्ज होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 3 नहीं रख सकते हैं और सबको पता है कि 3 होता है। अगर आप सॉल्व नहीं भी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप आंसर 3 लिख सकते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं ना। नेट में पूछा गया इसका मतलब नहीं कि आप बैठिए उसको सॉल्व ही करिए, आपको आंसर पता है, आप आराम से यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको ये दिया गया, अ क्रिस्टल रॉक इज एट अ लिथोस्टैटिक प्रेशर ऑफ 3 किलोबार। मतलब यहाँ पे एक रॉक है, क्रिस्टल रॉक है, कुछ डेप्थ पे है, ये डेप्थ हम मान लेते हैं यहाँ पे h है, ये कुछ h डेप्थ पे है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये डेप्थ h हो गई, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका प्रेशर कितना है, 3 किलो बार है, और टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, 275 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये क्या करें, इफ द लिथोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेस एट यहाँ पे लिथोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करें यूनिफॉर्म रेट 0.3 किलोमीटर पर 0.3 बार पर किलोमीटर। मतलब जब आप 1 किलोमीटर डाउन जाते हैं तो आपका प्रेशर 3 ये आपका 0.3 किलो बार बढ़ जाता है। तो अब हमको सबसे उसके बाद क्या निकालना है कि अगर सरफेस का यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो जियोथर्मल ग्रेडियंट कितना होगा। आपको पता है जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, जियो, हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। जियोथर्मल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एनीथिंग डेप्थ। मतलब आपको ही पता है यहाँ पे किलो बार लिखा है, इसका मतलब डेप्थ से ही होगा। तो अभी हमको यहाँ पे डेप्थ चाहिए, एच चाहिए। ये एच कैसे निकलेगा, आपको पता है यहाँ पे 3 किलो बार है, यहाँ पे प्रेशर 3 किलो बार है, ये कैसे बड़ा होगा। आप देखिए यहाँ पे 1-1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 0.3 किलो बार हो रहा है, तो इसी से निकालेंगे। मतलब हम जब 0.3 किलो के बार जा रहे हैं तो हमारा 1 किलोमीटर हो रहा है, तो हम 3 किलोमीटर बार 3 किलो बार जाएंगे तो 1/0.3 इंटू 3 होगा। इसका मतलब ये कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हाइट कितनी होगी, 10 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब ये जो हाइट है 10 है, तो ये जो डेप्थ है, या चलिए डेप्थ कहते हैं, हाइट नहीं कहते हैं, क्योंकि हम डाउन जा रहे हैं तो ये डेप्थ होना चाहिए ना कि हाइट होना चाहिए। तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कितना हो रहा है, सरफेस पे 25 है और यहाँ पे कितना आ गया 275,
तो 275 माइनस 25 डिवाइडेड बाई हमने डेप्थ निकाल लिया 10, तो ये 250/10 हो गया। तो ये कितना हो गया हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो ये हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट आ गया आपका 25। इस तरीके से निकालेंगे। पहले आपको डेप्थ निकालना पड़ेगा विद किलोबार। जब आप डेप्थ निकाल लेंगे तो उसको आराम से फॉर्मूले से करके निकाल सकते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये क्या करें, द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन मोर हार्डनेस। मतलब यहाँ पे जो मोर हार्डनेस स्केल है हमारी, आपको पता होगा, अगर याद नहीं है तो उसका भी निमोनिक है, हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें अपलोड होने वाला है कि आप इसको कैसे याद करें। नहीं तो कोई भी आप सिर्फ टाइप करिए निमोनिक फॉर जियोलॉजी तो आपको बहुत से निमोनिक मिल जाएंगे, तो उसको याद करिए तो आपको भी अच्छा से याद रहेगा। यहाँ पे कुछ मिनरल्स दिए गए हैं जो कि हमारा मोर हार्डनेस के करते हैं। चलिए हम पहले मोर स्केल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड है। ये यहाँ से हमने उठाया है, इसलिए लिंक भी दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी मोर हार्डनेस में जो हमारे मिनरल्स हैं, वो जो सिलिकेट मिनरल्स हैं उनका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा ये जो हमारे मिनरल्स है इसमें सिलिकेट कौन सा है। सिलिकेट आप देख रहे हैं कि या तो टाल्क है, उसके बाद इसमें कोई सिलिकेट नहीं ना, फिर ये टोपाज है। तो इसका मतलब हमको इन दोनों के बीच में ही देखना पड़ेगा कि हमारा ये डिफरेंस कितना है। तो 8 - 1 = 7। तो हमारा जो डिफरेंस आया वो 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक फेल्डस्पार भी दिया गया है। तो फेल्डस्पार मैंने क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको ऑलरेडी ये 5 मिनरल्स दिए गए हैं, हमको इन्हीं में से चूज करना है, हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। इसीलिए हमने यहाँ फेल्डस्पार को छोड़ दिया है। आप कह सकते हैं ये भी तो सिलिकॉन है, वो सिलिका है, सिलिकेट है, तो इसको क्यों नहीं लिया। इसको इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ऐसा पूछा ही नहीं गया। मेरे क्वेश्चन में एपेटाइट दिया गया है, कोरंडम दिया गया, जिप्सम दिया गया, टाल्क दिया गया, टोपाज दिया गया। तो टाल्क और टोपाज ही हमारा सिलिकेट है, इसलिए मैंने इसको कंपेयर करके आंसर 7 निकाला है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और बहुत आसानी से निकल आएगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। यहाँ पे एक एटीट्यूड ऑफ द बेड दिया गया। एटीट्यूड का मतलब डिप एंड डिप डायरेक्शन दिया गया है। इसको स्ट्राइक भी बोल सकते हैं, स्ट्राइक भी दी गई, स्ट्राइक, डिप और डिप डायरेक्शन तीनों दिए गए, तो उसको एटीट्यूड में बोलते हैं। ये इंसानों वाला एटीट्यूड नहीं है, ये बेड का एटीट्यूड है। इन अ सीक्वेंस ए, यहाँ पे सीक्वेंस ए इज यंगर। यहाँ पे जो आपकी ए रॉक है ये यंगर है, इसका डिग्री दी गया 045 20 डिग्री ईस्ट। यहाँ पे आप समझ लीजिए ये आपका स्ट्राइक हो गया, ये आपका इसका डिप अमाउंट हो गया और ये इसके डिप डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे इसका स्ट्राइक हो गया, ये इसका डिप अमाउंट हो गया और ये डिप डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या करें, ए इज यंगर है, फिर एक अनकन्फर्मिटी है, ये अनकन्फर्मिटी है। फिर उसके बाद ये ओल्डर रॉक है, बी इज ओल्डर है। तो ये हमारा सीक्वेंस है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इफ यू वाज हॉरिजॉन्टल व्हेन सीक्वेंस ए वाज डिपॉजिटेड, मतलब यहाँ पे यू जो था आपका हॉरिजॉन्टल है जब ए डिपॉजिट हुआ है ए, तो ए वॉज डिपॉजिट द डीप अमाउंट ऑफ द बेड इन सीक्वेंस बी एट दैट टाइम। मतलब जब तीनों के तीनों सीरीज में थे, टिल्ट होने से पहले, ये टिल्ट होने से पहले यू डैश, फिर ये ए, फिर ये बी, टिल्ट होने से पहले ये इनका क्या कहते हैं डिप अमाउंट क्या होगा वो निकालना है। चलिए उसको निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर से अब देखिए यहाँ पर आपको वर्टिकल प्लेन दिया गया है जिसमें आपको नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट बता दिया गया है। इसका मतलब ये जो बेड ए है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डिप कर रही है और जो बेड बी हो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में डिप कर रही है। इसका क्या मतलब है ये समझिए। यहाँ पे अगर टिल्टिंग से पहले क्या होगा, ये ए जब हॉरिजॉन्टल रहा होगा, इसका मतलब क्या है, ये जो आपका वर्टिकल प्लेन है यहाँ से, क्योंकि आप जब डिप लेते हैं तो सरफेस से लेते हैं तो ये आपका 20 डिग्री हो गया। इसका मतलब जब ये हॉरिजॉन्टल रहा होगा तो 20 डिग्री ना रहा हो कि ये 0 रहा होगा, ये वाला, ये आपका अगर हम इसको सी डैश कहते हैं तो यहाँ सी डैश आपका इज इक्वल टू 0 एंगल रहा होगा। तो इसका मतलब ये रोटेट हुआ है कितना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस 20 डिग्री रोटेट हुआ है। और ये रोटेशन के बाद ये हमारा 30 डिग्री हो गया है। 30 डिग्री कहाँ से हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल से जो आपने एंगल लिया ये 30 डिग्री यहाँ से हो गया। अब क्या हो गया कि अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल करना हो, ये जो यू आपका इस डायरेक्शन में, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में करना चाहते हैं जो कि ये आपका ऑलरेडी 20 डिग्री है, तो इसको हम 0 करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमको इसको इधर 20 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हमारा 30 है टिल्टिंग के बाद, तो अगर हम इसको 0 पे लाते हैं, मतलब इसको कम करते हैं, तो ये और 20 इधर जाएगा, 20 इधर जाएगा। तो हम अगर वर्टिकल से लेते हैं ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल होगा ये हमारा फिर ये होके कुछ इस तरीके से ऑलरेडी 30 है, हमने ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है
एक्स वाई वाला जो कि ये बेड की डिप दिखा रही है पहले एक्स वाई का, ये और मिलकर 20 आ जाएगा। तो ये हमारी जो वाई डैश होगी, ये एक्स वाई डैश इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ बी व्हेन यू आर हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब हमारा जो b की वैल्यू होगी वो 50 डिग्री होगी। इस तरीके से निकालेंगे, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको मतलब डायग्राम से खेलना पड़ेगा, बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि ये देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, आपको पता है 2He4 को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, इमिटेड टू प्रोड्यूस अ डॉटर आइसोटोप। इसका मतलब क्या है, यूरेनियम आपका जो 238 है इसमें से माइनस अल्फा निकल गया, इसका मतलब 2He4 निकल गया और क्या बन गया 206 Pb। अब आप समझ लिए कि जब अल्फा इमिशन होता है, यहाँ पे देख लिए थोड़ा सा, जब अल्फा इस तरह का कुछ डायग्राम है कि हर का अलग अलग होता है, अल्फा डीके होता है तो उसमें 4 डिग्री बाई जो एटॉमिक वेट होता है, ये वाला जो एटॉमिक वेट होता है इसमें 4 डिग्री का डिक्रीज होता है और 2 डिग्री का डिक्रीज होता है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह बीटा डीके में क्या होता है, ये जो एटॉमिक मास होता है वो अनचेंज होता है, जो कि एटॉमिक नंबर होता है उसमें इंक्रीज बाय 1। ये जो बीटा डीके में ये जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो एक इंक्रीज हो जाता है। उसी तरह गामा में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। उसी के हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन जो नेट में पूछे जाते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं बहुत अच्छे से, तो ये हमारा यूरेनियम हो गया, ये हमारा हीलियम हो गया जो कि हमारा अल्फा पार्टिकल है, इसको अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, प्लस उसके बाद हमारा 206 Pb। अब यहाँ पे क्या निकालना है, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल इज रिक्वायर्ड, लेट्स x अल्फा पार्टिकल इज रिक्वायर्ड। तो हमको नंबर ऑफ x का निकालना है कि जिसमें से कि आपका ये जो एटॉमिक वेट है 238 से 206 हो जाएगा। आपको पता है कि एज पर केमिस्ट्री लॉ ये जो आपका एटॉमिक मास जो यहाँ पे है वो एटॉमिक मास यहाँ पे भी बैलेंस होना चाहिए 4 इंटू एक्स के हिसाब से, 4 इंटू एक्स के हिसाब से प्लस इन दोनों का एटॉमिक वेट बैलेंस, एटॉमिक नंबर बैलेंस होना चाहिए। चलिए हम साफ करने की कोशिश करते हैं। 4x प्लस 206 इंप्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू 238 माइनस 206, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, एक 4x हो गया, तो x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। तो इसका मतलब 8 अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तब आपका 238 से यूरेनियम से 206 लेड बन जाएगा। बहुत सिंपल से था ये, सिंपल आपके 11th क्लास की केमिस्ट्री है उसी से क्वेश्चन हैं ज़्यादातर, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री का पोर्शन जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, तो इस तरह के नेट के क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से निकल जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डीप स्लिप ऑन द फॉल्ट, एक डीप स्लिप की वैल्यू दी गई फॉल्ट में, यहाँ पे आपको ये वैल्यूज कुछ दी गई, ये इसकी स्ट्राइक है जैसे कि आपने पहले भी बताया आपको। फिर ये आपका क्या है, डिप अमाउंट है और ये डिप डायरेक्शन है, और जो डिप हुआ है, जो प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 10 मीटर हुआ है। अज्यूमिंग स्लिप्स इक्वल सेपरेशन, यहाँ पे स्लिप इक्वल सेपरेशन दिया गया, इसको अगर आपको पढ़ना है तो डेविस की बुक में, नहीं तो एमपी बिलिंग्स की बुक में थोड़ा सा देख लीजिए आपको, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमको थ्रो निकालना है, थ्रो आपको पता है क्या होता है, चलिए दिखा देते हैं आपको। ये जो आपका वर्टिकल सेपरेशन होता है ये आपका थ्रो कहलाता है। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे थ्रो है। अब इस डायग्राम को आप समझिए, ये जो 30 डिग्री दिया गया है ये आपका क्या है, डिप अमाउंट है, डिप अमाउंट या डिप डायरेक्शन ऑफ फॉल्ट है। तो यहाँ पे हमने फॉल्ट का डिप डायरेक्शन कर दिया है ये, और ये आपका डिप स्लिप है, इसका मतलब ये कितना आपका 10 मीटर है। यहाँ पे आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में, देखिए एक्स वाई जेड में क्या है, ये 90 डिग्री है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया। ये आप थीटा ले रहे हैं, सॉरी ये 90 डिग्री है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और ये 90 डिग्री अगर ये कोण ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा यहाँ पे साइन 30 मतलब लंब मतलब ये आपका थ्रो हो गया, थ्रो अपॉन आपका 10 हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। साइन 30 की वैल्यू सबको मालूम है कितनी होती है, 1/2, तो थ्रो डिवाइडेड बाई 10 सो इट इज 5, तो थ्रो इज इक्वल टू 5 मीटर, क्योंकि ये हमारा 10 मीटर में था तो हमारा आंसर 5 आ गया। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा आप डायग्राम बना कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए एमपी बिलिंग्स कर लीजिए तो आपका बहुत फायदा होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्टिन्यूअस 10 मीटर थिक सीक्वेंस ऑफ शेल वाज डिपॉजिटेड इन
10,000 ईयर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से डिपॉजिट हो रहा है, मतलब ये मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म रेट से डिपॉजिशन चल रहा है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेडिमेंट, द नंबर ऑफ सैंपल दैट मस्ट बी कलेक्टेड एट इक्वल स्ट्रेटिग्राफिक इंटरवल टू सैंपल 50 ईयर्स पे करना है। तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 5,000 ईयर हो गया, 500 ईयर हो गया, फिर ये हमारा 1,000 ईयर हो गया, ये 1,500 ईयर हो गया, ये हमारा 2,000 ईयर हो गया, ये हमारा 2,500 ईयर हो गया। ये करते 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 हमको कहाँ तक जाना है, 10,000 ईयर तक जाना है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे आप कितना सैंपल कलेक्ट करेंगे, 1, यहाँ पे कितना करेंगे, 2, ओके, और यहाँ पे अगर हम 1500 जाते हैं तो 3, ये 4 हो गया। अब देखिए आप 2000, मतलब अगर आप 2000 साल की बात करते हैं तो 4 सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमें 10,000 साल की बात करते हैं तो हमें कितने सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे, देख लेते हैं। इंटू ये हमारा 10,000 हो गया, ये हमारा 3 3 0 कट गया, 2 2, ये हमारा 20 आंसर आ गया। बहुत सिंपल था, मैथमेटिक्स था, तो हमको 20 सैंपल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्ट्रक्चर जियोलॉजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव एक फिगर बनाया है जिसमें किंक बैंड दिखाया गया है। यहाँ पे आप किंक बैंड देख सकते हैं किस तरह का होता है यहाँ पे, और उसमें जो हमारे लिम्स एंगल है वो किस तरीके से बन रहे हैं और जो एक्सियल ट्रेस है वो किस तरीके से आ रही है। जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सेक्शंस देख रहे हैं और यहाँ पे आपको इमेज बना के दिखाया गया है। अब चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एटीट्यूड अगेन हमको डीप और डीप डायरेक्शंस दी गई है ऑफ द 2 लिम्स ऑफ नॉन प्लंजिंग। नॉन प्लंजिंग का मतलब आप समझिए क्या होता है कि ये सिमेट्रिकल है। ओके, नॉन प्लंजिंग है मतलब जो आपका एक्सियल प्लेन होता है वो प्लंज नहीं कर रहा, वो 0 डिग्री है। फोल्ड शो ब्लो आर, ये आपका अमाउंट दिया गया 0.45 डिग्री, ये स्ट्राइक हो गया। ये 20 डिग्री साउथ ईस्ट हो गया, ये देखिए 20 डिग्री साउथ ईस्ट हो गया। ये भी दोनों का आप स्ट्राइक देख रहे हैं सेम है, इसीलिए नॉन प्लंजिंग है, क्योंकि दोनों के स्ट्राइक डिफरेंट नहीं ना, नॉन प्लंजिंग नहीं है, नॉन प्लंजिंग है, वो सिमेट्रिकल है। 20 डिग्री इसका डिप का इसका आपका 20 डिग्री है और इसका 40 डिग्री है। द डिप अमाउंट इन डिग्री अब एक्सियल, जहाँ पे जो एक्सियल प्लेन पास होगा उसका हमको डिप अमाउंट निकालना है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि द प्लेन ऑफ द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट प्रोफाइल सेक्शन ऑफ द फोल्ड, सो डिप्स ऑफ द एक्सियल प्लेन कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड इन दिस सेक्शन। अब यहाँ से डायरेक्टली डिप ऑफ द एक्सियल प्लेन आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये जो आपका सिंपल हम मैथमेटिक्स लगाते हैं ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होना चाहिए। ये 40 है, ये 20 है, तो ये एंगल जो अल्फा होगा ये होगा 180 माइनस 40 प्लस 20, तो ये हो गया 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। अब आप ये समझ लिए कि ये जो एक्सियल प्लेन होगा यहाँ पे आपका नाउ अज्यूमिंग, जैसे कि यहाँ पे दिया गया नॉट अज्यूमिंग, नॉन प्लंजिंग है, ये सिमेट्रिकल है, तो ट्रेस ऑफ द एक्सियल प्लेन, जो एक्सियल प्लेन का ट्रेस होगा, एक्सियल प्लेन ट्रेस शुड बाइसेक्ट इंटरलिम एंगल। यहाँ पे आप समझ लिए क्योंकि यहाँ पे नॉन प्लंजिंग है तो जो एकदम वर्टिकल होगा तो जो इंटरलिम एंगल होंगे वहाँ पे एंगल इन द प्रोफाइल सेक्शन इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे जो हमने ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यूज निकाली है, ये वाली जो वैल्यूज निकाली 120, इनको बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो ये जो हमारा ये वाला जो अल्फा है जो कि हमने आपको बताया, तो ये अल्फा डैश ये अल्फा डैश कितना होगा 120/2, इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा। तो ये वैल्यू हमारी जो होगी वो 60 डिग्री होगी और यहाँ से भी जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। अब क्या करना है, ये जब 60 डिग्री टू बोथ द लिम्ब, ये हो गया, ये हमने इतना निकाल लिया। अभी क्या है कि जो अब एक्सियल प्लेन जो डिप करेगा वो कितना करेगा, अब आप खुद ही समझ लीजिए कि एक्सियल प्लेन कितना डिप करेगा। यहाँ पे हमारा एक्सियल प्लेन विल डिप कितना होना चाहिए, ये जो आपका एक्सियल प्लेन ऑलरेडी ये आपका 60 डिग्री है, यहाँ तक ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है ये,
तो ये 20 प्लस और हो गया, तो 60 प्लस 20 कितना हो गया, 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमने देखिए लिम्ब 2 से लिया है, लिम्ब 1 से क्यों नहीं लिया है समझिए, क्योंकि लिम्ब 1 से जब आप लेते हैं, ये लिम्ब 2 से लिम्ब 1 से लेते हैं, तो ये आपका 60 प्लस 40 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 100 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 90 है। आपको पता है कोई भी एंगल जब लेते हैं तो ग्रेटर देन 90 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने लिम्ब 2 से लिया ना कि लिम्ब 1 से लिया। तो आपका जो आंसर होगा वो 80 डिग्री होगा। 100 भी लिख सकते हैं बट वो आंसर गलत हो जाएगा, आपका रियल आंसर 80 डिग्री होगा क्योंकि 90 डिग्री से कम है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिनरोलॉजी से रिलेटेड है। इन द गार्नेट फॉर्मूला Fe2.5 Mg 0.3 CxAl2 SiO3 O2 X रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स ये एटम, X represent the number of atoms of calcium, the mole percentage of grossular in the garnet। अब आपको समझ लीजिए, अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने गार्नेट के कई टाइप्स बताए थे, 3 टाइप्स बताए थे, पायरोप, सोसो एंड ग्रोसुलर भी था, जिसमें आपका जो ये X और Y होते हैं वो रिप्लेस करते हैं, तो उस हिसाब से हमारे फॉर्मूला बनते हैं। तो अगर आप इन जनरल गार्नेट का फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या होता है, गार्नेट का फॉर्मूला वो होता है X3Y2 SiO4 3 होता है। इन जनरल जो आपके फॉर्मूले होते हैं वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे आप Y2 को एल्युमिनियम से कोरिलेट कर सकते हैं, और जो पूरा का पूरा X3 है, X जो है वो X आपका Fe, Mg और Ca को रिप्रेजेंट करता है। ये गार्नेट की बात हम करते हैं। जब हम ग्रोसुलर गार्नेट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो X होता है वो आपका यहाँ पे कैल्शियम होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है ग्रोसुलर गार्नेट का, Ca3Al2 Si3O4 ये हो जाता है। अब इसमें आप देखिएगा कि ये जो 3 है ये हमारा X के इक्विवेलेंट है। तो अब मगर ये पूरा का पूरा आपको ये निकालना है, तो ये पूरा क्या बराबर किसके होना चाहिए, Fe प्लस Mg प्लस Ca शुड इक्वल टू 3 होना चाहिए। मतलब परसेंटेज की बात करें, जो मोल जो आपका मोल वेट होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोल वेट कितना है 2.5, Mg का कितना है 0.3, कैल्शियम का हमने x किया, ये इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0.2 आता है। इसका मतलब यहाँ इसमें इस गार्नेट में इस गार्नेट में ग्रोसुलर कितना है 0.2% ग्रोसुलर 0.2 में ग्रोसुलर है। ठीक है, तो मोल परसेंटेज निकाल लेते हैं। मोल परसेंटेज ऑफ ग्रोसुलर इन गार्नेट कितना होगा, चलिए निकाल लेते हैं। कितना, अब देखिए इसमें कितना Ca है 0.2 और कितना होता है आपका 3 इंटू 100। तो आप देख लीजिए यहाँ पे करके हमने 0 कर दिया, ये आपका हो गया 0.666 इंटू 10 एंड 6.666 इज इक्वल टू, हमको आंसर चाहिए 1 प्लेस तक, तो 6.7% ये हमारा आंसर आ गया। अब समझ लिए बहुत आसान था। देखिए आपको क्या दिया था, गार्नेट दिया था, गार्नेट में कैल्शियम दिया था। सिर्फ जब कैल्शियम होता है गार्नेट में वो होता है आपका ग्रोसुलर, जिसका फॉर्मूला है Ca3Al2 Si3O4 है। ठीक है, अब इसमें ये 3 होना चाहिए, बट ये पूरा गार्नेट है, गार्नेट में ग्रोसुलर कितना परसेंट है 0.2 है, तो हमने उसका मोल परसेंटेज निकाल दिया 0.2 डिवाइडेड बाई ये टोटल 3, ये आपका आसानी से आ गया। चलिए यहां तक आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जो हमारे 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो 2 नंबर के होंगे, तो उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए और कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा नेट का 2008 का क्वेश्चन खत्म होता है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ डिटेल और जानना हो, तो मुझको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि आपको चैनल कैसा लग रहा है। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अगर इसमें जैसे स्ट्रक्चर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, मिनरोलॉजी कुछ क्वेश्चन हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि उससे रिलेटेड और भी थ्योरी क्लासेस चलाई जाएँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मगर उससे पहले मुझे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने लीजिए कम से कम 5 साल के, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक यू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम 2018 का जो नेट के क्वेश्चन है 20 उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी के साथ साथ उसके सोल्यूशन को किस तरीके से आसानी से किया जाता है वो भी आज हम देखेंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग।
ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। अज्यूमिंग द अर्थ टू बी एन आइडियल स्फीयर, यहाँ स्फीयर की बात कर रहे हैं, अगर स्फीयर की बात करते हैं तो क्या है, देखिए हर क्वेश्चन में जो वर्ड चीज दी गई उसका कुछ मतलब है, ऐसे ही नहीं दे दिया गया, कभी कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कभी आपको आपकी परेशानियों को हल करने के लिए दिया गया। वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे हमको वॉल्यूम निकालना, तो स्फीयर दिया, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सबको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जैसे कि हमने कहा था किस वजह से दिया होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। रिलेटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ओके, कोर का वॉल्यूम निकालना है, तो चलिए हम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ एज अ स्फीयर 4/3 पाई आर ई क्यूब, एक हो गया। अब हम इसी में निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर सी क्यूब। चलिए अब इसके लिए हमको रेडियस पता होनी चाहिए, आपको पता है अर्थ की रेडियस कितनी है, यहाँ पे एवरेज अर्थ की रेडियस की बात करें तो हमारा कितना होगा, वो 6371 है, तो ये होगा 4/3 पाई आर 6371 क्यूब हो गया। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, सोल्यूशन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोर, अब यहाँ पे हमको जो ये कोर की रेडियस है वो निकालनी है, कोर की रेडियस आप चाहे जैसे निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से आपका कोर का सेंटर है और ये आपका आउटर कोर है इतना, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी वो आपको निकालना है, ये 2270 प्लस 1216, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा आपका, हमने 3471 लिया है, आपको कुछ और लगता है तो और ले लीजिए, बट ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं आएगा, तो हमने इसको 3471 से चाहे करिए चाहे 3486 से करिए, वेरिएशन है, ज़्यादा नहीं ना फर्क, तो चलिए हम निकालते हैं 4/3 पाई 3486 स्क्वायर, दिस इज एज पर फिगर, वी विल गो विद दिस वन 3471 क्यूब। अब हमको क्या निकालना है कि अज्यूमिंग द अर्थ टू बी एन आइडियल स्फीयर द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कोर रिलेटेड टू, अब क्या हमको जो वॉल्यूम ऑफ कोर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है, तो सब कट कुट आ जाएगा, क्या बचेगा 3471 क्यूब डिवाइडेड बाय 6371 क्यूब, परसेंटेज की बात करते हैं तो इंटू 100 हो जाएगा ये आपका। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लिया आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर 16.2 आना चाहिए। आपको कैलकुलेशन शीट चाहिए तो मैं कैलकुलेशन शीट आपको सेंड कर दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट में अपना मेल आईडी देना पड़ेगा। प्लीज़ टेलीग्राम पे मुझको फॉलो करिए, मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ मटेरियल भी और चीज़ों को भी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन 8 ऑक्सीजन एटम द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इन प्लेजियोक्लेस ऑफ कंपोजिशन अल्बाइट एनोथाइज इज, क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए आपको पहली बात तो फॉर्मूला ऑफ अल्बाइट क्या है, अल्बाइट का फॉर्मूला क्या है, अल्बाइट मतलब AB, ये आपका Na होता है, NaAlSi3O8, इसमें आपका सिलिका कितना है 3। अब हम फॉर्मूला ऑफ एनॉर्थाइड की बात करते हैं जो कि हमारा An है, An का मतलब क्या होगा CaAl2Si3O8। आपको सबका फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, अब ऐसे कोई जादू की झप्पी नहीं है, जादू की छड़ी नहीं कि मैं आपको दे दूं और सब कुछ याद हो जाए, इवन कोई किसी को दे दे उसको सब कुछ याद हो जाए, तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला में आपका Si2 8 है, तो यहाँ पे सिलिकॉन आपका सिलिका 2 है। चलिए अब देखते हैं जो आपका proportion of albite in plagioclase, प्लेजियोक्लेस में कितना पोर्शन अल्बाइट का है, ये आपका फॉर्मूला है AB20 AN80, इसका मतलब कितना पोर्शन है 0.2% है आपका। प्रोपोर्शन ऑफ एनॉर्थाइड इन प्लेजियोक्लेस, ये जो प्लेजियोक्लेस है इसमें कितना है, देखिए AB20 AN80, तो ये आपका 0.8 है, ये मोल की बात करें तो ये है। अब आप देखिए बेस्ड ऑन 8 ऑक्सीजन एटम द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम इन प्लेजियोक्लेस, देखिए अल्बाइट में आपका सिलिकॉन 3 है, एनॉर्थाइड में आपका सिलिकॉन 2 है, तो इन दोनों में कितना होगा एज पर मोल परसेंटेज, तो मोल परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 एनॉर्थाइड, इसमें आपका 3 है, प्लस 0.8 एनॉर्थाइड, इसमें आपका 2 है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो 0.6 प्लस 1.6 ये आपका हो गया 2.2, इतना सिलिकॉन आपका है उसमें, तो यहाँ पे आप 2.2 आराम से लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है आपका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे इकोनॉमिक जियोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, इसको कैसे करेंगे आप, ग्रेड ऑफ ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स्ड और इज इक्वल टू सम ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेड और डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास ऑफ ओर। चलिए ये परसेंटेज में तो इंटू 100 हो जाएगा आपका 100, ये परसेंटेज में आ गया। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, ये 6000 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये 40 परसेंटेज में था तो इसलिए ये 100 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, बाद में परेशानी होगी। ये आपका एक ब्रैकेट हो गया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में हमारा आएगा 400 टन, इसका हमारा ग्रेड कितना है 65%, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय आपका कितना होगा 600 टन प्लस 400 टन इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत सिंपल सा आपका आता है सॉल्व करने के बाद। ये आपका 24,000 हो गया, प्लस ये आपका हो गया आपका 26,000 हो गया। इस 100 को मैंने नीचे ले लिया, ये आपका 1000 हो गया इंटू 100, ये आपका 100 हो गया, ये परसेंटेज हो गया, ये 100 निकल गया आपका। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 0.0005 डिवाइडेड बाई 1000, ये आपका 3 कट गया तो आपका आंसर आ गया 50%। तो ब्लेंड करने के बाद जो ग्रेड ऑफ द ब्लेंड और होगा वो 50% होगा, ये आपका आंसर आ गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 है कि द मास ऑफ द फुल्ली ड्राइड रॉक सैंपल ऑफ वॉल्यूम 100, यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ द रॉक सैंपल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या दिया गया, द मास ऑफ द सैंपल व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड, तो फुल्ली सैचुरेटेड है तो मास दिया गया है with water of is 325 ग्राम, assuming no change in the volume, the computed porosity of the rock। हमको porosity of the rock निकालनी है, उसका आपको पता है कि porosity of the rock का फॉर्मूला क्या होता है, porosity of rock is equal to volume of voids और volume of solid, ये आपका परसेंटेज में होता है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं ना तो सॉइल मैकेनिक्स का मैंने फॉर्मूला टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, वहाँ से जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करना चाहते तो प्लीज़ अपना मेल आईडी कमेंट सेक्शन में लिख दिए, तो मैं ये जो आपका फॉर्मूला सॉइल मैकेनिक्स के जितने फॉर्मूले हैं जो कि गेट जैम में पूछे गए मैं आपको मेल कर दूँ। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है हमको, मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड to complete saturation of rock sample, कितना होगा मास आप ये समझ लिए। आपको देखिए 325 आपका ये ग्राम है और आफ्टर सैचुरेशन, और पहले कितना था ये 25 हो गया। 25 ग्राम आपको वाटर चाहिए, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ द वाटर आपको पता ही है कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे हमको क्या निकलेगा ये समझिए। देखिए हमको वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वही होगा जो वाटर हम इसमें डालेंगे। देखिए ये एक यहाँ पे कुछ खाली जगह है, तो जब आप वाटर डालेंगे इसमें उतना ही वाटर जाएगा जितना इसमें वॉइड्स होंगे। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकाल लेते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो, कितना होगा। इन दैट केस में अगर 25 ग्राम हमारा वो हो तो आपका ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 1, ये डेंसिटी है, ये मास है, तो वॉल्यूम हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम हमारा, ये वॉल्यूम ऑफ वाइड हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड भी निकल आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको पता ही कितना दिया गया है, ये आपका 100 है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाई 100, और ये परसेंटेज में है तो ये भी 100 होगा परसेंटेज, ये 100 कट गया आपका, तो 25% आपका आ गया यहाँ पे। बहुत सिंपल सा था, कुछ इसमें करना नहीं था। आपको वॉल्यूम्स ड्राई का दिया था, फिर उसको सैचुरेटेड का वॉल्यूम दिया गया था। इससे आपको जो वाटर की क्वांटिटी थी दैट इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड, वो आपने आसानी से निकाल लिया और फॉर्मूला बेस में रख के आपने अपना आंसर निकाल लिया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। व्हेन अ ड्यूनाइट कंप्राइजिंग प्योर फॉस्फेराइट अंडरगोज मेल्टिंग, यहाँ पे फॉस्फेराइट मेल्टिंग में जा रहा है, द वेट परसेंटेज ऑफ MgO इन द मेल्ट इज, कितना होगा ये हमें देखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेराइट, पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉस्फेराइट का फॉर्मूला क्या है, Mg2SiO4। इसमें क्या पता चलता है, इसको अगर आप थोड़ा सा सिंपल करते हैं तो 2MgO प्लस कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे SiO2, ये लिख सकते हैं। चलिए
1 मोल ऑफ फॉस्फेराइड है, तो 1 मोल ऑफ फॉस्फेराइड कंटेन 2 मोल ऑफ MgO प्लस 1 मोल ऑफ SiO2। ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgO, ये क्या होना चाहिए आपका, ये दिया गया है यहाँ पे ऑलरेडी आपको 40.30। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SiO2 भी दिया गया आपको 60.08, सब कुछ दिया गया है। तो वेट परसेंटेज ऑफ MgO क्या होगा, इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होगा, 2 MgO डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 MgO प्लस SiO2 इंटू 100। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बहुत आराम से बताया था कि इसको आप कैसे करते हैं। ये अगर आपको मोल परसेंटेज निकालना हो तो जिसका निकालना हो वो डिवाइडेड बाय टोटल, तो 2 इंटू MgO का मतलब कितना हुआ हमारा 40.30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40.30, ये एक ब्रैकेट में, प्लस 1 इंटू SiO2 का कितना है 60.08। इसको अगर आप आउट सॉल्व करते हैं इंटू 100 लिखना मत भूलिएगा क्योंकि हम मोल परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका 06.08 डिवाइडेड बाय व्हाट 80.6 प्लस दिस इज 60.08 इंटू 100। ये परसेंटेज में हमारा आंसर निकल आएगा आराम से। 80.60 डिवाइडेड बाई आपको हो गया 140.68। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका अगर 0.57 इंटू 100 इन परसेंटेज, 0.5629 इंटू 100 इन परसेंटेज, और ये आपका आ गया, आपको कितने प्लेस तक निकालना है, 1 प्लेस तक निकालना है। तो ये हो गया आपका 57.29%, 1 प्लेस के लिए हो गया 57.3, तो आपका आंसर हो गया 57.3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, फॉर्मूला याद रखते हैं तो बहुत आसान से आप सारे सवाल कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये जान लीजिए, ये जियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके मैथ में आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। 11वीं की फिजिक्स आपने पढ़ी है, उससे ये पूछा गया है, तो कोई खास बात नहीं है इसमें। अ ब्लॉक ऑफ रॉक विद अ मास ऑफ 72, यहाँ पे मास दिया गया, ये 72 किलोग्राम है। ऑन अ स्लाइडिंग सरफेस इंक्लाइंड 30 डिग्री दिया गया है एज शोन इन द फिगर, एज्यूमिंग नो कोहेजन, कोई कोहेजन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, इसका मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है। द फोर्स F इज न्यूटन। अब यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है, तो अगर आप फोर्स को ब्रेक करना जानते हो, ये आपका mg है, तो ये आपका फोर्स होता है। अगर आपको पता हो, याद हो, तो ये आपका mg cos थीटा होता है और ये आपका mg sin थीटा होता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोगों ने 11वीं में बहुत आसानी से पढ़ा है। तो आपका mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू f होना चाहिए। तो f की वैल्यू निकाल लेते हैं mg sin थीटा से। तो mg की वैल्यू दी गई आपको 72, g की वैल्यू 9.8 और sin थीटा मतलब sin 30। sin 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 72 इंटू 9.8 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर लिए, आपका आंसर आना चाहिए 352.8 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन करिए, नहीं आता तो फिर मैं कहूँगा मैं आपको कैलकुलेशन शीट भी भेज दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में अपना मेल ID नहीं तो टेलीग्राम में मुझको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं आपको सैंपल के तौर पे बताऊंगा ताकि आपको JAM के एग्जाम में आसानी हो करने के लिए। इसमें सबसे पहले आप याद रखिए कि जो कॉन्टूर लाइंस दी गई हैं, अगर हम सेम कॉन्टूर लाइंस को मिलाते हैं तो ये जो लाइन होती है हम इसको स्ट्राइक लाइन बोलते हैं। ये स्ट्राइक लाइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। इसका मतलब अगर ये आपका 300 है, ये आपकी 200 है, ये 100 है, तो अगर ये इधर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये आपकी डिप डायरेक्शन है, इधर आपका स्लोप है, ये याद रखिए। चलिए अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका 200 है, बट ये आपकी सरफेस से मिली नहीं ना। ये जो टॉप है, टॉप आपका ये जो बेड का टॉप है, ये आपकी 300 पे यहाँ पे मिल रहा है, ये 300 पे, और ये आपका 200 की बात करें तो ये बॉटम पे मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये आपका स्ट्राइक लाइन 300 की है और ये स्ट्राइक लाइन 200 की है। इसका मतलब जो स्ट्राइक लाइन है, स्ट्राइक लाइन का मतलब क्या हुआ, ये कॉन्टूर इंटरवल हो गया। कॉन्टूर इंटरवल की बात करें तो आपका कॉन्टूर इंटरवल कितना हो गया, 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। तो हम डिप निकाल सकते हैं, बहुत आसान होता है डिप निकालना। यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस आपको 200 मीटर दी गई है। किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में डिप ऑफ द बेड आपका उसका फॉर्मूला होता है कॉन्टूर इंटरवल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस।
यहाँ पे आपको कॉन्टूर इंटरवल 100 दिया गया है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 200 मीटर यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। तो डिप ऑफ द बेड जो आपकी tan थीटा होती है, तो tan थीटा का मतलब हो गया यहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 26.56। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। हमको क्या निकालना है ये समझिए। हमको निकालना है ये जो बेड की ट्रू थिकनेस है वो निकालनी है। उसको कैसे निकालते हैं चलिए देखने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। यहाँ पे आपकी बेड जो ये आपकी बेड कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। यहाँ पे देखिए ये आपकी बेड हो गई ए, ये आपकी बेड हो गई ए, ये आपकी स्ट्राइक, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लें ए पॉइंट लें तो ये आपकी जो स्ट्राइक लाइन है ये आपकी 300 की है और ये अगर हम स्ट्राइक लाइन की बात करें तो ये आपकी 200 की है। ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कितनी है आपको पता है, ये आपकी क्या कहते हैं, ये हमने जो निकाला था अभी निकाल चुके हैं। और ये जो आपका ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर जो होगा ये जो डेप्थ होगी ये आपकी ट्रू थिकनेस होगी, यही हमको निकालना है। और ये आपकी ऑलरेडी डिप हो गई तो डिप एंगल ये थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 26.56। तो ये हमारा डायग्राम रहेगा। तो इसकी तरीके से हम निकालेंगे। ये आपका वर्टिकल है जहाँ से आप देख रहे हैं। अगर ए और बी पॉइंट की बात करें स्ट्राइक लाइन की तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी 200 मीटर होगी जो ऑलरेडी दिया गया है। डिप ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। तो जो परपेंडिकुलर होगा डिप से वही आपकी ट्रू थिकनेस होगी और यही ट्रू थिकनेस को हमको निकालना है। अब इसको आपको निकालने के लिए ए बी और सी, ये ट्राइंगल ए बी और सी की बात करें तो क्या होना चाहिए, ये आपका 90 डिग्री तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ये थीटा है तो ये होगा, तो हम कॉस थीटा लगाएंगे क्योंकि हमको ये ट्रू डिप निकालनी है। तो कॉस 26.56 इज इक्वल टू आपका ये ए बी होगा जो हमको निकालना है। ये ए बी जो दिया गया आपका कॉन्टूर इंटरवल ये 100 होगा, ये आपका 100 हो गया। तो ये ए बी हो गया आपका 100 इंटू कॉस 26.56, 100 इंटू कॉस 26.56 आपका आंसर आ गया 0.8944। ये हो गया आपका 89.44। ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम एक बार बन जाएगा तो आसानी से आप इसको कर लेंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ये क्या है, ये आपका मिनरोलॉजी या पेट्रोलॉजी से रिलेटेड है जिसमें आपको फेस डायग्राम दिया गया है। उसके बाद उसको सॉल्व करके कैसे करना है वो देखते हैं। इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, थ्योरी पहले देख लेते हैं क्या है। अ मिल्क कंटेनिंग 900 मोल्स ऑफ एनॉर्थाइड एंड 100 मोल्स ऑफ डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड का 100 मोल है और आपका जो मेल्ट है एनॉर्थाइड का 900 मोल्स है। ये क्रिस्टलाइजेशन जहाँ हो रहा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनॉर्थाइड दैट क्रिस्टलाइज एट द मेल्ट कंपोजिशन, ये पी से क्यू तक मूव कर रहा है। तो एनॉर्थाइड के कितने मोल्स क्रिस्टलाइज होंगे वो हमको निकालना है। अब यहाँ पे आप समझिए पहले क्या है, फ्रॉम पी टू क्यू। अब पी टू क्यू जा रहे हैं तो आप ये समझिए कि हम यहाँ पे ये आपका जो मेल्ट है तो ये लिक्विडस है, तो लिक्विडस पे ही मूव कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एनॉर्थाइड ही क्रिस्टलाइज होगा क्योंकि आप डाइऑक्साइड पे नहीं जा रहे। देखिए आप यहीं पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे डाइऑक्साइड से टच ही नहीं किए। डाइऑक्साइड से टच करने के लिए आपको इसके नीचे आना पड़ेगा तब आपको डाइऑक्साइड मिलेगा, या तो फिर यहाँ पे आना पड़ेगा यूटेक्टिक पॉइंट पे। नो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डाइऑक्साइड फ्रॉम पी टू क्यू। इन अदर वर्ड्स मिल्ट, जो मिल्ट होगा जो लिक्विड होगा एट क्यू कंटेन 100% मोल ऑफ डाइऑक्साइड। ये क्रिस्टलाइज ही नहीं होगा तो सिर्फ 100 डाइऑक्साइड 100% रहेगा। हमने आपको बताया कि डाइऑक्साइड का क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे जब ई पे आएंगे तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। सिर्फ एनॉर्थाइड का ही क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। नाउ मतलब यहाँ पे आने के बाद यहाँ से तो चला, यहाँ पे आपको दिया गया 900 और 100। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि आपका डाइऑक्साइड तो क्रिस्टलाइज हुआ नहीं, तो क्या क्रिस्टलाइज हुआ एनॉर्थाइड। तो यहाँ पे जो मेल्ट होगा वो मेल्ट दोनों ही का 100% होगा। यहाँ पे आपका जो एनॉर्थाइड का मेल्ट होगा वो भी 100% होगा और आपका जो डाइऑक्साइड होगा वो भी 100% होगा। तो इसका मतलब क्यू पे एनॉर्थाइड कितना परसेंट होगा, यहाँ पे अगर हम एनॉर्थाइड मेल्ट की बात करें तो 100 होगा और यहाँ पे कितना है 900 है। तो 900 माइनस 100 कितना हो जाएगा, ये आपका 800। तो आंसर क्या होगा आपका 800। बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं। जब एनॉर्थाइड क्रिस्टलाइज होगा फ्रॉम पी टू क्यू तो उसका क्रिस्टलाइजेशन मेल्ट में मूव करेगा, वो 800 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डाइऑक्साइड का कोई भी रोल नहीं है। डाइऑक्साइड 100 ही रह जाएगा और क्या कहते हैं यहाँ पे आने के बाद 100 रह जाएगा। तो जो मेल्ट में एनॉर्थाइड होगा वो भी 100 ही होगा क्योंकि दोनों का कंपोजिशन सेम रहेगा।
अगर डाइऑक्साइड भी चेंज होता तब फिर कंपोजिशन में कुछ चेंजेस आते हैं। तो डाइऑक्साइड तो चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ आपको क्या मिला एनॉर्थाइड, तो एनॉर्थाइड का मिल कितना होगा 100 होगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चलिए आपको एक अल्टरनेटिव मेथड भी बता देते हैं। दो मेथड है, मुझको दो मेथड पता है तो मैंने दोनों आपको बता देता हूँ। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, उसके लिए आपको लेवर रूल पता होगा, तो लेवर रूल से बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा डायग्राम इसका बना देते हैं। यहाँ पे ये आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं Q, इसको ड्रॉप कर देते हैं, और यहाँ पे हम R लेते हैं इसके लिए। ये आपका ये दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब चलिए, अब यहाँ पे आपको डाइऑक्साइड सब पता ही है आपको, और ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक आपका ये कितना है आपको पता है, ये देखिए ये 50 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 40 है। यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की बात करें तो ये 40 है। अब क्या करना है देखिए, चलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ एनॉर्थाइड कितना है 900 एट पी, नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइऑक्साइड ये कितना है 100 है, आपको पता है। फिर टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल मीन्स एनॉर्थाइड प्लस डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन मेल्ट कितना होगा दोनों का 900 प्लस 100, ये हो गया आपका 1000। ओके, एज वी मूव फ्रॉम P टू Q ओनली एनॉर्थाइड क्रिस्टलाइज, डाइऑक्साइड विल नॉट क्रिस्टलाइज। ओके, सो क्या होगा, तो यहाँ पे Q की बात करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनॉर्थाइड ही सिर्फ चेंज होगा, वो डाइऑक्साइड तो कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या होगा, इसको आप देखिए, इसका सिर्फ निकालना हो तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा, आपको पता है लेवर रूल अगर लगाते हैं तो ये आपका QR अपॉन QS, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये S है यहाँ पे, QS इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल इन मेल्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अब आपको यहाँ पे QR की वैल्यू कितनी है 40 है, और आपकी QS की वैल्यू 50 है, इंटू ये आपका 1000 है। तो ये आपका एक एक जीरो कट गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 200 हो गया, तो ये आपका 800 हो गया। ये भी आप लेवर लोड से भी इसको कर सकते हैं, और मैंने आपको थियोरेटिकल भी बता दिया, लेवल लोड से भी बता दिया, जो भी बेहतर आपको लगा आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं 2018 के नेट के, वो भी देख लेते हैं एक एक करके। ये हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें क्या दिया गया है, अ कन्फाइंड सैंडस्टोन एक्विफर विद अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया 7 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दी गई है आपको। हाइड्रोलिक, आपको मैंने पहले ही बताया था, इस तरह का क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दी गई 2 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, के होती है आपकी। उसके बाद ट्रांसमिट वाटर अक्रॉस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिया गया है, कितना दिया गया 3.2 दिया गया है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको पता है क्या होता है, डेल्टा H अपॉन डेल्टा L, या फिर I से स्टूडेंट करते हैं। डार्सी फ्लो, द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट थ्रू द एक्विफर, क्यों निकालना है आपको, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, सॉइल का पूरा फॉर्मूला मैंने दे दिया है। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू माइनस KA डेल्टा H अपॉन L, डेल्टा H L जो भी लिखना चाहते हैं। K की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 2, A की वैल्यू 7, ये 3.2, इसको सॉल्व करिए 44.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आसानी से आंसर आपका आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इसके सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, अगर एक फॉर्मूला आप याद कर लेते तो आपको 2 नंबर कहीं नहीं गया है। तो आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है, वो देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, अ डायमैनिफेरस लैम्प्रोफाइट इज अल्ट्रा पोटेशिक एंड हैज़ अ मोलर K2O, मतलब K2O अपॉन Na2O रेशियो जो है वो 11 है। इफ़ Na2O कंटेंट रॉक इज 0.62%, द K2O कंटेंट हमको निकालना है। व्हाट इज द, हमको दिया गया है, क्या क्या दिया गया पहले हम देख लेते हैं। पहले हमको दिया गया है वेट परसेंटेज ऑफ Na2O इज इक्वल टू 0.62, ये दिया गया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2O कितना दिया गया 61.98। तो इसमें हम मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ Na2O। Na2O के मोल्स कितने हो गए आपको पता है, वेट परसेंटेज ऑफ Na2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2O। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये 0.62 डिवाइडेड बाय 61.98, ये सॉल्व करते हैं तो 0.01 आएगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया है, मोलर क्वांटिटी K2O अपॉन Na2O दिया गया है। यहाँ पे ये आपका इक्वेशन अगर हम इसको A कह दें तो Na2O की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो फिर K2O कितना हो गया, फ्रॉम में 11 इंटू 0.01, तो K2O नंबर ऑफ मोल ऑफ K2O कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ K2O इज इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई कर लिए, 0.11 हो जाएगा आपका। अब यही फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे क्या निकालना है आपको, K2O कंटेंट परसेंटेज निकालना है। ये जो हमने 0.62 दिया हुआ था, अब यही आपको K2O के लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको निकालते हैं तो ये आपका बहुत सिंपल हो जाएगा, वेट परसेंटेज ऑफ K2O is equal to number of mole of K2O into molecular weight of K2O। तो ये कितना हो जाएगा, 0.11 इंटू मॉलिकुलर वेट कितना देगा, 94.20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10.362। और ये आप देख सकते हैं 10.362 कितने प्लेस तक निकालना, 1 प्लेस तक निकालना, तो ये हो गया आपका 10.4। तो आंसर आपका हो गया 10.4। तो इसी के साथ हमारा नेट का 2008 का क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ डिटेल और जानना हो तो मुझको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि आपको चैनल कैसा लग रहा है। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और अगर इसमें जैसे स्ट्रक्चर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, मिनोलॉजी कुछ क्वेश्चन हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि उससे रिलेटेड और भी थ्योरी क्लासेस चलाई जाएँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। मगर उससे पहले मुझे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने दीजिए कम से कम 5 साल के, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो अभी तक के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं बाद में। ओके, थैंक यू।